कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। मोरलेस सारे कैपिटल एसेट कहलाते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो अपन बात करेंगे। और इसका ट्रांसफर क्या होता है, मैं बार बार ट्रांसफर क्यों बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जिसकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कैपिटल गेन कंसेप्ट अराइजेस व्हेन अ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एन एसएससी। कोई व्यक्ति, एसएससी मतलब जो भी इनकम टैक्स पे करता है, एसएससी, अब कोई, ठीक है, हम जंगल में तो रह नहीं रहे, यहाँ पे सरकार राज है, तो सारे एसएससी है हम। तो जब कोई भी व्यक्ति अपना कैपिटल एसेट किसी को ट्रांसफर करता है, उससे जो गेन या लॉस बनता है वही कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है, टेक्निकल टर्म है। अब यहाँ पे वर्ड ट्रांसफर भी हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पे कैपिटल एसेट भी हाईलाइट किया हुआ है। तो दोनों चीजें समझते हैं कि कौन से एसेट कैपिटल एसेट होते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कौन से एसेट कैपिटल एसेट नहीं होते, जिन पे प्राइस अप्रिसिएशन भी हो जाए तो भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। और ये ट्रांसफर की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, और कौन से कैपिटल एसेट के लेन देन ट्रांसफर कैटेगरी में नहीं आते, ये भी हमें समझना है कि ये आपने लेन देन तो कर लिया कैपिटल गेन का, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं कहला, इसलिए इस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगा। तो कैपिटल एसेट्स कौन से नहीं है ताकि कैपिटल गेन नहीं लगे हमें पता चल जाए, और कौन से ट्रांसफर, कौन से लेन देन ट्रांसफर नहीं है वो भी हमें पता चल जाए, ताकि उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? यहां तक तो कुछ नहीं था। ठीक है, चलो, डन। ठीक है, तो क्या सारे ही एसेट कैपिटल एसेट हैं? आंसर है नहीं। सारे एसेट कैपिटल एसेट नहीं कहलाता है। तो कैपिटल एसेट है क्या? आपका घर है, वो कैपिटल एसेट है, वो चाहे फ्लैट हो, चाहे आपने लैंड ले रखा हो, चाहे सरकार से बॉन्ड वगैरह ले रखे हो, बॉन्ड में आप स्टॉक्स भी इंक्लूड करोगे, है ना, म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड करोगे, चाहे आपने ज्वेलरी ले रखी है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्टॉक्स म्यूचुअल फंड आपने ले रखे हैं, आर्ट वर्क, कोई पेंटिंग वगैरह लगा रखी है, मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, आपने मेरे से खरीद ली 1,000 रुपए की, बाद में मैं बहुत फेमस हो गया, तो पेंटिंग आपकी 2,000 रुपए की हो गई, तो वो भी एक कैपिटल एसेट है। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, अगेन दिस ऑल्सो कम्स अंडर कैपिटल एसेट, क्योंकि जैसे मेरे पास लेबर लॉ एडवाइजर इस वर्ड का ट्रेडमार्क है। अब मान लो फ्यूचर में कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन आके बोलती है, यार एलएलए हमें भेज दो, हम अपना चैनल चलाएंगे, मैं वो ट्रेडमार्क बेच सकता हूँ उसको, यार ठीक है, इसके लिए मैं 2,000 रुपये लूंगा तुमसे, तो वhatever, ठीक है, 2,000 तो नहीं लूंगा, ज्यादा ही लूंगा। तो ये सारे कैपिटल एसेट कहलाते हैं। अब आप बोलोगे क्या नहीं कहलाते हैं? सबसे पहला, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे अर्बन एरिया की बाउंड्री से बाहर आता है, वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाता है। ठीक है, ये मुझे भी बड़ा शौक लगा था कि ऐसा क्यों है फंडा, लेकिन ऐसा फंडा है। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं कहलाता है, उस पे जो गेन होता है वो कैपिटल गेन कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट वाली चीज है, पर्सनल इफेक्ट यानी मेरे खुद का जो चीज है, जैसे मेरा लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारे मेरी पर्सनल कार है, ये सारे कैपिटल एसेट नहीं कहलाते हैं, क्योंकि फंडा है। वैसे भी मेरी कार को, ये मोबाइल को वैसे भी कोई प्रॉफिट में तो क्या ही बेचेगा, तो ये दीज आर लाइक पर्सनल, मेरे पर्सनल यूज के लिए जो मैंने खरीद रखा है, एक्सेप्ट कुछ मूवेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि आर्ट वर्क, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। ये अमीर लोगों के बहुत इसमें चोचले हैं, अमीर लोग ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो सरकार ने बोला इनको हम नहीं करेंगे यार, फिर तो तुम बहुत सारी पेंटिंग वेंटिंग खरीद के अपने घर में लगा लोगे। तो ये जो सारे मूवेबल हैं, इनमें एक्सेप्शन ये आपको बता दिए, ज्वेलरी, आर्ट वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो मेरे पर्सनल एसेट की मूवेबल चीजें, अभी मेरी बॉटल है, क्या ये कैपिटल एसेट है? नहीं है भाई। मेरा माउस ये कैपिटल एसेट है? नहीं है। सिंपल बात। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड ये मस्त कंसेप्ट है। अब जैसे एक समझो, कोई ज्वेलर वाला है, ज्वेलर की तो ज्वेलरी में खूब सारी ज्वेलरी ज्वेलरी है, क्या वो कैपिटल एसेट हो गई? यहाँ पे देखो ज्वेलरी एक्सेप्शन है, मतलब होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। ठीक है, एक बिल्डर है, उसके पास तो फ्लैट ही फ्लैट है, बिल्डिंग बना रहा है, उसमें 700 फ्लैट है उसके पास, क्या वो सारे उसके कैपिटल एसेट हो गए? नहीं। ऐसी चीज जो व्यक्ति खरीदता बेचता है, उसका काम ही स्टॉक खरीदना है, उसका काम ही ज्वेलरी खरीदना है, उसका काम ही पेंटिंग्स आर्ट वर्क खरीदना है, तो उस केस में जो उसकी ये बेचने वाली, मतलब ऐसी स्टॉक है जो उसको ट्रेड करना है, वो भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आते। और गोल्ड मॉनेटाइजेशन बॉन्ड, मैं आज तक कभी पता नहीं किसी ने, मैं एक जने से भी मिला जिसने इसमें कोई इन्वेस्ट कर रखा है, बट है, मतलब डेफिनेशन में है, तो ये भी एक कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है भाई, कोई सवाल? अभी तक ठीक है मामला?
अच्छा, अभी अभी ये चैट एवरीवन की जगह ऐसी हो गई क्या? सिर्फ जनता जनता ने कर दी है क्या? चैट में आप भेजो, मुझे तो पता चल जाएगा। चैट में हाँ ना तो बोल दो, नर्वस हो गया मैं बहुत ज्यादा। जल्दी बता दो। ठीक है ठीक है। ठीक है। ये बढ़िया है, चलो ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगा, बार बार परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। अब सेकंड मैंने बोला था कि पहले तो कैपिटल एसेट समझ आ गया, क्या नहीं होते हमें समझ आ गया। तीन चार चीजें नहीं होती, हमारी पर्सनल वाली नहीं होती है। बाकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, किसी का हो तब उस पर और रिसर्च कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ कैपिटल एसेट होता है। अब ट्रांसफर क्या होता है? तो ट्रांसफर मतलब सेल, सेल मतलब खरीदना बेचना। सेल हमेशा किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट होती है। कंसिडरेशन मतलब आपने किसी को एक प्रॉपर्टी दी, उसने उसके अगेंस्ट आपको पैसा दिया, ये पैसा हो गया कंसिडरेशन। वो आपको पैसा मिला, आपने अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी, ये हो गई सेल, बेचना। ठीक है। सेकंड हो गया एक्सचेंज। अब ऐसा टेक्निकली होता नहीं ऐसा, बट ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि यार ये मेरी जमीन तेरी, तेरी जमीन मेरी, मेरी जमीन तेरी, तेरी कार मेरी, ऐसा एक्सचेंज, कुछ चीजों का एक्सचेंज हो गया, वो भी एक तरह का ट्रांसफर कहलाएगा। रिलिंक्विशमेंट, कि यार मैंने हक त्याग कर दिया, इसका अनुसार हमेशा एक शब्द ऐसा बोलते हैं, हक त्याग कर दिया। यार मैं तो मेरा मेरा मान लो पाप, मेरे किसी ने मुझे 5-7 प्रॉपर्टी दी थी, अब मेरे पास मेरा कोई छोटा भाई आता है, बोलता है कि नहीं ये वाली प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैंने मेरा इस पे राइट तो मेरा है, लेकिन मैंने तुझे दे दिया। मैंने हक त्याग कर दिया, मैंने उसके अगेंस्ट कुछ लिया नहीं उससे, बस बोल लिया कि यार ये मुझे नहीं, अब ये मैंने मेरा तो राइट छोड़ दिया, अब जो होगा तो देख ले। और एक्सटिंग्विशमेंट, कि मेरे राइट पर जहां पे मेरी जमीन थी किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कैसे? कि सरकार आगे बोली कि यार अब ये आपका खेत था, या आपका ये जमीन थी, हमारे जयपुर में गोपालपुरा बाईपास है एक, तो वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं। एक दिन सरकार का ऑर्डर आया गया तो रोड चौड़ी हो गई, तो भाई साहब सारी दुकानें चली गई उनके, बुलडोजर चल गए, उसके अगेंस्ट उनको कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह मिला है, बट दैट इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट। यार आपने अपना जो भी आपका हक है वो किसी ने जबरदस्ती आपसे ले लिया, तो ये सारे ट्रांसफर के केसेस कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सारे ट्रांसफर के केसेस कहलाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने से, मैंने गिफ्ट नहीं डाला है, तो क्या गिफ्ट ट्रांसफर है नहीं है वो भी आगे बात करेंगे। सो अब पोल पोल, अब ये वाले पोल हैं जो आप पढ़ रहे हो या नहीं, ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं, उसको टेस्ट करेंगे हम। तो एक्स सोल्ड इज प्रॉपर्टी टू वाई एट 40 लाख, विच कॉस्टेड इन 25 लाख। हु विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस कैपिटल गेन वर्थ 15 लाख। अभी मैंने इसका जवाब नहीं दिया है, बस एक आपसे फील लेना चाह रहा हूं कि आप अपन कितने पानी में हैं। ठीक है। एक्स ने प्रॉपर्टी बेची, वाई ने 40 लाख में खरीदी, पर एक्स ने वो 25 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब इस पे जो 15 लाख रुपए का फायदा हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उस पे टैक्स कौन देगा? एक्स देगा, वाई देगा, दोनों देंगे, कोई नहीं देगा? सोच लो, मुझे दिख रहे हैं लोग आंसर दे के चेंज भी कर रहे हैं आंसर, अभी तक सबमिट करने से पहले लोग आंसर चेंज कर रहे हैं। एक में वाई में पहले बहुत सारे थे, फिर लोगों ने एक्स एक्स ज्यादा कर दिया। हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है, एंड पोल कर रहा हूँ, देखो रिजल्ट देखो, ये देखो रिजल्ट। तो 84% लोगों ने बोला भैया एक्स ने बेची, एक्स को 15 लाख का कैपिटल गेन हुआ, एक्स को टैक्स देना पड़ेगा। थोड़े थोड़े लोगों को लग रहा है कि यार वाई को भी देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। और जो कुछ महान लोग हैं, दो जने, उन्होंने बोला किसी को नहीं देना पड़ेगा। काश ऐसा होता, काश आप दुबई में रह रहे होते। ये सिडनी वाले लोग तो नहीं है, क्या पता सिडनी में कैपिटल गेन नहीं लगता है। बट एनीवेज, तो आंसर है एक्स को देना पड़ेगा। सारे लोग सही थे, बाकी जो गलत थे वो भी कोई बात नहीं यार, बढ़िया मजा आता है गलत होने में, क्या है, आगे पढ़ रहे हैं अपन। आपको ज्यादा फायदा होगा इस क्लास से, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता एकदम ही, तो आपको आ जाएगा। थोड़े लोगों को ऑलरेडी आता है, उनका टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा। ओके। तो एग्जाम ट्रांसफर, अब जैसे हमने एक्सेप्शन देखे थे कैपिटल एसेट कौन से नहीं होते हैं, वैसे हम ट्रांसफर के भी एक्सेप्शन एक्सेप्शन देखेंगे। कौन सा? एग्जाम ट्रांसफर पर होता है। बोनस इश्यू, रिलायंस से बोला कि भाई आपके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, जिनके पास 100 शेयर है उनमें हम 50 बोनस शेयर और दे रहे हैं, जो भी ऐसा होता है ना, 1:1 बोनस शेयर मिल जाता है। जब भी ऐसा कोई बोनस इश्यू आ रहा होता है स्टॉक का, तो वो कैपिटल गेन में अंडर नहीं आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे किसी स्टॉक की, जैसे एमआरएफ का शेयर है, अब मुझे नहीं पता कितने हजार का है, कौन स्टॉक मार्केट रोज करता है, एमआरएफ की शेयर की प्राइस बताओ। अरे मेरे रिक्वेस्ट यार, ये जो चैट है ना, अभी एवरीवन का, आप इस ओके, आपको बाकी लोगों की चैट पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? या अभी हमारे सिर्फ हमारे मेरे पास ही आ रही है आपकी चैट, मैं ही पढ़ पा रहा हूँ, आपको लोगों जनता की चैट पढ़नी है क्या? मेक इट एवरीवन, चलो एवरीवन नो, रुक जा।
नो यस, ज्यादा यस आएंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस 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 यस, ठीक है। तो ये लो, पैनलिस्ट कैन चैट विद अटेंडीज कैन चैट विद एवरीवन कर दिया मैंने। चलो आ रही है आपको, अब आप वहां पे ऊपर सिलेक्शन में ड्रॉप डाउन में अगर आप होस्ट एंड पैनलिस्ट को भेजोगे तो सिर्फ मेरे पास आएगी, एवरीवन चाहोगे तो एवरीवन को भेजोगे। अब आपके ऊपर हमने आपको चॉइस दे दी है, ठीक है। आप सिर्फ मुझे भेजना चाहते हो तो होस्ट एंड पैनलिस्ट भेजो। कोई लिख रहा है 1,30,000, कोई लिख रहा है 1,40,000, जो भी है। तो ऐसे कभी भी कोई मान लो शेयर स्प्लिट हो गए, या शेयर के ऊपर बोनस शेयर आपको इश्यू हो गया, ऐसा कुछ भी सिचुएशन हुआ ना, वो एग्जाम ट्रांसफर की कैटेगरी में आ जाएगा। गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिला तो वो भी एग्जाम ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी, इसमें एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। ये मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की याद दिलाता है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एक्सेप्शन होता है, फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है। तो गिफ्ट इज एग्जाम ट्रांसफर, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आएगा। तो एनीवे आगे बताता हूँ, ठीक है। विल, विल मतलब जैसे 100 साल होने के बाद अगर आपको कुछ अपने फैमिली से आगे प्रॉपर्टी मिलती है या सो सारी चीजें, तो वो भी एग्जम्प्ट है। HUF का पार्टीशन होता है तो वो एग्जम्प्ट है। अमालगमेशन, डी मर्जर वगैरह होता है, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब वो दो कंपनियों में बढ़ गई, तो उसके ए और बी दोनों कंपनी के अब आपको शेयर मिल गए। तो ऐसा कोई सिचुएशन है, जैसे रिलायंस रिलायंस जियो अलग हो गया, ऐसा मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ। तो आपको रिलायंस जियो के भी शेयर मिल गए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हो गई वो अब कंपनी। तो ऐसे केस में भी नहीं लगता है। और अगर आप कोई फर्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी में, तो ऐसे केस में भी जो भी ये शेयर का लेन देन होता है उस कंपनी का और फर्म की जो आपकी ओनरशिप होती है उसका, तो वो भी एग्जाम ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। HUF क्या है? जो आप, आर यू अ क्रिश्चियन जो, आई एम, ये वैसे मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बट मैं जनरली पूछ रहा हूँ। इफ यू आर, देन आपको जानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि HUF इज अ कंसेप्ट कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो इंडिया में हिंदूज, जैन, सिख, मेरे ख्याल में बुद्धिस्ट, ये चार लोग बना सकते हैं। और इट काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ एक्स्ट्रा पर्सन इन योर हाउस। जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे चार जने हुए, इनकी एक HUF एक और सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं, जिसमें ये एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ऐसा होगा ना, यहाँ पे इतना कंसेप्ट नहीं है कि यार बच्चों को सैलरी देंगे ये सब देंगे, तो एक HUF बना देते हैं जिसमें सब लोग उसमें एक तरह से हिस्सेदार हैं। और वो आपके परिवार में इसेंशियली 5 लोग हो जाते हैं, उसको भी वो सारे स्लैब का फायदा और ये सारी चीजें मिलती है, इवन 80C में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बी एनी वन अदर देन हिंदू, जैन, बुद्ध एंड सिक्स। आई डोंट नो व्हाई, बट ये तो रूल है, क्योंकि ये कुछ तो ट्रेडिशन वाला फंडा है, ठीक है। चलो, डन, ओके। अभी तक, अब मैं नहीं पूछ रहा, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। अनूप, अनूप सर है नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन बेच दी मनदीप को फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 40 लाख। क्या ये ट्रांसफर है या नहीं है? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। गलत भी दोगे तो कोई बात नहीं, और गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है यार, दो ही ऑप्शन है। टिडिडिंग टिंग टिडिंग, जल्दी, टिडिडिंग फास्ट यार। ये एक इतनी, हाँ हाँ वेरी गुड, फास्ट बोल रहे, फास्ट कर रहे हैं लोग। जल्दी 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 जल्दी। क्या सोच रहे हो, मतलब बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? सिर्फ 78% लोगों ने आंसर किया है, बाकी 20% लोग सोच क्या रहे हैं इसमें? सोचने का तो कुछ है ही नहीं। आंसर करो ना, यस या नो। वो मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ो। रिजल्ट दिखा देता हूँ। भाई यार मैं इतना बेकार तो नहीं पढ़ा रहा कि इतने सारे लोगों ने नॉट अ ट्रांसफर क्यों लिखा है। एक मिनट पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, पहले आंसर दिखाने से पहले पीछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया? ट्रांसफर में सबसे पहला रूल लिखा हुआ है सेल। सेल होता है ट्रांसफर। एक्सेप्शन में ये था नहीं। एक्सेप्शन में था क्या सेल? नहीं था। ये एक्सेप्शन, बोनस, गिफ्ट, इनमें कोई नहीं है, ये वाला थोड़ी है। तो मनदीप ने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड करी, बेची, तो बेची तो ट्रांसफर ही हुआ ना भाई। अगर सबसे पहले ही है बेचना तो ट्रांसफर हुआ। न गिफ्ट करी है, न बोनस कुछ मिला है यहाँ पे, तो ये तो सोल्ड हुआ। क्यों? जिन्होंने नो लिखा उनका लॉजिक बताओ मुझे।
जिन्होंने नो लिखा है उसका लॉजिक बताओ, ताकि समझ तो आए क्या मामला होगा, क्यों ऐसा करा। चैट में बताओ, चैट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। आंसर है इसका, देख लो आंसर है इसका, यस, इट इज अ केस ऑफ ट्रांसफर। जल्दी बताओ चैट में, फटाफट बताओ, क्यों नहीं करें। थॉट, थॉट दिस इज अ, अरे तो दिस इज अ सेल ना, तो सेल इज अ, अच्छा सेल, वो आपको वो वाला सेल सोच लिया क्या, जो इधर लगती है स्टूडियो में, उस टाइप की सेल। सेल मतलब, सेल मतलब बेचना, बेचने को सेल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, बाकी लोगों ने, बाकी देखो आंसर भी गलत दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। ओके ओके, समझ गया, ठीक है ठीक है। आपका आपका लॉजिकल है, इट इज टू मेक एवरीवन। ओके, ठीक है ठीक है। कुछ कुछ लोग है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत आंसर, ये तो खैर हमारी टीम का ही बंदा है, बट बोल रहे हैं कि बाकी लोगों को सिखाने के लिए हमने गलत आंसर दिया है। वेरी वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। चलो ठीक है, सोल्ड मीन नॉट ट्रांसफर। वाह प्रेम भाई, आज से मैं बोल रहा हूँ सोल्ड मीन्स, सोल्ड मतलब ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ये इसका सही जवाब देना सोच समझ के। अनूप गिफ्टेड, अब देखो मैंने इतना जोर देकर शब्द बोला है, अनूप गिफ्टेड हिज लैंड टू ऋषभ विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर फ्री। क्या ये ट्रांसफर है या ट्रांसफर नहीं है? आपका सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पोल नंबर 8। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। इसमें जो आंसर गलत आंसर देगा ना, उसके मैं नाम बताऊंगा सबको। नहीं बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलता है। जल्दी बताओ। वापस मैं आपका दो शब्दों पे ध्यान चाहूंगा। अनूप ने गिफ्ट करी है फॉर फ्री। अब बताओ, ठीक है, एंड कर रहा हूं, आंसर देखो। ये है रिजल्ट, और आंसर है इसका ऑफ कोर्स, इट इज नॉट अ ट्रांसफर, क्योंकि गिफ्ट उसमें सेकंड एक्सेप्शन मैंने बताया था कि गिफ्टिंग इज नॉट एन ट्रांसफर, ठीक है ना, तो इट्स नॉट अ ट्रांसफर। विच ऑफ, ठीक है, अब एक और इसी का, ऋषभ रिसीव बोनस शेयर ड्यू टू होल्डिंग ऑफ ओरिजिनल शेयर इन टाटा मोटर्स। तो ये ट्रांसफर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा ट्रांसफर, बताओ। एक्सेप्शन ध्यान रखो, एक्सेप्शन मैंने क्या बताया था। अब सबको आ रहा है, अब सबको आंसर आ गया, अब एक भी गलत नहीं दे रहा, देख लो। वाह, वाह भाई बोल, अरे यार एक जने गलत दे दिया, शिट, दो जने गलत दे दिया, जानबूझ के गलत दे रहे हो क्या भाई? तीन जनों ने गलत आंसर दे चुके हैं। एनीवेज, थोड़े बहुत मुझे लग रहा है मुझे मजे लेने के लिए गलत आंसर दे रहे हैं। ब्लड रिलेटिव या नॉन ब्लड रिलेटिव, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में गिफ्टिंग इज नॉट अ ट्रांसफर। हाँ, उस पर कैपिटल गेन बनेगा या नहीं, वो सीखने की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन होते हैं, वो अपन अलग से बात करेंगे। सुनप्रीत, ठीक है, तो ये हमारा पोल आ गया और इसका आंसर है इट इज नॉट अ ट्रांसफर, है ना, क्योंकि बोनस शेयर भी पहला एक्सेप्शन था हमारा। अब ये बता दो फटाफट, एनडी रिसीव्ड, एनडी को भी पैसे मिलने चाहिए थोड़े, तो एनडी रिसीव्ड जियो फाइनेंशियल शेयर के अकाउंट ऑफ डी मर्जर, हो गया उनका डी मर्जर, उसमें एक शब्द भी था डी मर्जर, ध्यान से सुनो, सोचो कहां पे था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये ट्रांसफर या नहीं है, जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना आप इसका, इसका मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लेट्स गो, एंड करो पोल, एंड करो पोल एंड आंसर, आंसर है इसका नॉट ट्रांसफर, क्योंकि ये भी डी मर्जर भी मैंने स्पेसिफिकली वहां पे लिखा था, अमाल्गमेशन डी मर्जर, इस केस में भी ये ट्रांसफर केस नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर ली हमने बहुत सारे, ये कंसेप्ट समझा कैपिटल गेन कब लगता है, मैं कैपिटल गेन, कैपिटल गेन बार बार वर्ड बोल रहा हूं। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि यार कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल लॉस भी तो हो सकता है, और बहुत ही होता है, अभी तो मार्केट इतना गिरा हुआ है, किस किस का पोर्टफोलियो रेड हो रखा है भाई साहब, अभी ओवरऑल ही पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया, ऐसे कितने लोग हैं? ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो अपने म्यूचुअल फंड ऐप
खोल के देखते हैं या अपनी जोमेटो खोल के देखते हैं, ओवरऑल नेगेटिव में है। ये नहीं कि पहले 40% पॉजिटिव था, 20% पॉजिटिव है, ओवरऑल ही नेगेटिव चल रहा है। नो, माइन इज ग्रीन। ये मैं पुराने, जो पुराने लोग हैं वो उनका तो ग्रीन चल रहा होगा, मेरा भी ग्रीन है अभी तक तो। हाँ, काफी लोगों का ग्रीन है, और वो रेड वाले बहुत लोग हैं। तो भैया तुम रेड वालों के लिए यही सवाल आ रहा है कि भाई लॉस भी तो हो सकता है, तो आप कैपिटल गेन क्या बोल रहे हो, कैपिटल लॉस भी होता है ना। हाँ तो होता है, कैपिटल लॉस भी होता है, और उसके भी फायदे और नुकसान दोनों है। तो कैपिटल गेन क्या हुआ कि देखो, जैसे ये घर है, ठीक है, घर 15 में 25 लाख रुपए में मैंने खरीदा था, अब यही घर 99 लाख रुपीज का हो गया, तो ये तो गेन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मैं रहता हूँ देखो सोसाइटी में, अभी सोसाइटी में ऐसा है कि 1 करोड़ का आप घर खरीदो, है ना, और 10 साल बाद हो सकता है वो 80 लाख का ही हो जाए, और होता ही है। आस पास और सोसाइटीज बन जाती है, तो फ्लैट की रेट एक पॉइंट तक थोड़ी सी बढ़ती है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है, या इवन अगर सोसाइटी ढंग से मेंटेन नहीं तो कभी कभी गिरने भी लग जाती है, या बहुत ही स्लो रेट से बढ़ती है, तो ऐसा नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे भाई देखो एग्जाम्पल, 80 लाख का घर खरीदा, 50 लाख का हो गया वो, तो यह लॉस हो गया। तो इसे बोला जाता है कैपिटल लॉस। तो जब भी मैं कैपिटल गेन बोलूं उसके साथ समझो कि लॉस भी हो सकता है सिचुएशन में। लॉस के केस में गणित क्या होगी, क्या हमको टैक्स का फायदा मिलेगा, ये लॉस तो हो ही गया, उसमें टैक्स भी और लग जाए तो गलत बात है ना, तो टैक्स का फायदा मिलेगा, वो सब अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है जनता, ऑल गुड। इज देयर कैपिटल टैक्स, अच्छा बाय द वे एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे Q&A टैब भी है, ठीक है। Q&A टैब में भाई एकदम कड़क और बढ़िया सवाल डाल देना, ऐसे छोटे मोटे सवाल मत डालना, अरे ये समझ नहीं आया ऐसे मत डालना, एकदम थोड़ा सोच समझ के बढ़िया वाले सवाल Q&A टैब में डाल देना। ओपन है कि नहीं वो एक बार मैं एनडी से बोल रहा हूँ, चेक कर लेगा। तो वहां पे आप जाओ Q&A टैब में डालो, क्योंकि चैट में कभी कभी ऊपर मिस नीचे मिस हो जाएगा। ये यहाँ पे चैट में अलग ही इनकी बातें चल रही है, अलग ही दो जनों की, क्या बातें कर रहे हो भाई, ध्यान दो क्लास, ध्यान इधर, ठीक है। कैपिटल गेन और क्या, इज देयर अ कैपिटल टैक्स ऑन कैपिटल लॉस, हाँ वो बताएंगे ना जो भाई, अभी बताएंगे हम, वही तो बात है। ये तो मैं, सरकार इतनी बुरी नहीं है, निर्मला जी को आप क्या समझते हो कि लॉस हो गया उस पर भी टैक्स लेगी क्या, लेती है एक जगह, वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला समझ लो। अब यूं तो समझ आया भाई अपने को, फिर भी समझ लो टेक्निकल टर्म, नेट कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू ट्रांसफर। ठीक है, जो हमारा फाइनल हमको मिला पैसा, सेल सेल जैसे एग्जांपल से समझा, तो इसको एग्जांपल से आगे ही समझा दूंगा। ये ठीक है, नेट कंसिडरेशन है तो सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रांसफर, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। कैपिटल गेन इज इक्वल टू नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये तो बड़ा टेक्निकल हो गया मामला, इसको एग्जांपल समझते हैं। नेट कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रांसफर। तो भैया मैंने बेची एक घर, ठीक है, मैंने बेचा एक घर, कितने में बेचा, 80 लाख रुपए का। अब 80 लाख रुपए में 2 लाख रुपए तो ब्रोकर वाला ले गया, तो मेरे पास नेट तो 78 लाख आए। तो ये जो एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू ट्रांसफर, मतलब बेचने के कार्य में, बेचने के काम में मुझे कोई और एक्स्ट्रा खर्चे जो हुए, वो हो गया 2 लाख रुपए का। तो मेरा नेट कंसिडरेशन बना 78 लाख रुपीज। ऐसे कोई भी खर्चे जो बेचने के कारण हो जाते हैं, जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टी की जगह आपने कोई गोल्ड बेचा, गोल्ड में आपका कुछ टैक्स लग गया, तो आपके पास टैक्स कट के कम आया, टीडीएस की बात नहीं कर रहा, टीडीएस तो वापस मिल जाएगा आपको, टीडीएस नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बट कोई टैक्स ही कट गया, कोई जीएसटी कट गया, तो वो आपके एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू ट्रांसफर हो गए, या वहां पे कोई ब्रोकर ने कुछ खरीद लिया, या कुछ मेकिंग वाला कुछ चार्ज लग गया, आई डोंट नो, तरह तरह के कुछ खर्चे लग जाते हैं, तो वो आपका माइनस होकर नेट कंसिडरेशन आएगा। अब जो आपका नेट कंसिडरेशन है उसमें आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करोगे। लैंड के केस में बहुत क्लियर है समझना, कि मेरा जो 78 लाख रुपीज है, मैंने खरीदा तो 20 लाख रुपए में था, तो 20 लाख रुपए तो माइनस कर देंगे, तो क्या 58 लाख रुपीज का हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, जी नहीं। उस प्रॉपर्टी पे मैंने 30 लाख रुपए रिनोवेशन के भी लगाए। जब मैं घर में आया तो मैंने सब इंटीरियर चकाचक जो भी काम किया, बाहर का फसाड का काम कराया, ये सब कराया, 30 लाख रुपए मेरे अलग से लगे। तो फिर मेरा जो नेट कैपिटल गेन बनेगा वो ये भी माइनस करने के बाद बनेगा। तो पहले तो मैंने ब्रोकरेज माइनस कर दी, फिर मैंने रिनोवेशन का खर्चा माइनस कर दिया, फिर ऑफकोर्स जितने में खरीदा था वो माइनस किया, तो नेट मेरा बचा 28 लाख रुपए कैपिटल गेन इस पर्टिकुलर केस में। समझ आया जनता, समझ आया जनता, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, वाह, ये क्या बात है, या एकदम जेनजी लोग, या गॉट इट, गॉट इट जोशी जी।
चलो, तो अब टाइप ऑफ कैपिटल गेन। अब सरकार बोली कि यार ये तो कैपिटल गेन ए और बी सारे तरह तरह के कैपिटल गेन है, हम इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे ताकि थोड़ा ज्यादा टैक्स ले सकें। तो उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया। अब उनको पता है ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो अभी चल रहे हैं लाल, बोले यार ज्यादा पेशेंस नहीं है, खरीदेंगे बेच देंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसे लोग ही ज्यादा टकाटक करते रहते हैं, इन पे लगा दो ज्यादा टैक्स और हमारे को ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए। लेकिन जो बंदे अब लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हैं उन पे फिर थोड़ा कम टैक्स है। तो दो तरफ के उन्होंने बांट दिए कि यार एक सर्टेन टाइम से पहले आप सामान खरीद बेच करोगे तो आपका जो टैक्स बनेगा वो तो शॉर्ट टर्म बना देंगे, और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप बेचोगे, सर्टेन टाइम कितना है वो बताऊंगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन हमारे दो तरह के हो गए। शॉर्ट टर्म, होल्ड करूंगा फॉर 10 साल, चिरंतन बरिक, करो करो करो, बढ़िया। ठीक है, सॉरी अंगूर खा रहा हूँ, पानी पी लूं। हम्म। ठीक है, तो दो तरह के हमारे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म, कम समय में माताफोड़ी करके जो काम हुआ है वो शॉर्ट टर्म, कितना कम बताऊंगा, और लंबे समय तक होल्ड करने के बाद फायदा हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लंबे समय तक होल्ड करने के बाद भी लॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब आप इसमें मुझे बताओ, ये वैसे मैंने बताया नहीं अभी तक बट ठीक है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि कितने लोगों की पहले से इनफ नॉलेज है। कौन सा कैपिटल गेन आपको लगता है बेटर इन टर्म्स ऑफ टैक्स? कौन सा बढ़िया होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़िया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़िया होगा? ये बस चेक कर रहा हूँ कि किसको कितना पता है। डोंट नो भी इट्स ओके, बता सकते हो डोंट नो, दैट्स ओके। अगेन मैं बोल रहा हूँ जिनको नहीं आता है उनको ज्यादा फायदा है, जिनको आता है उनका रिवीजन हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं गलत जवाब देना, मजाक कर रहा हूँ यार, सबको मोटिवेटेड रखना पड़ता है। ठीक है, बोल कर दूं एंड? यार भाई साहब 20% लोग ऐसे हैं ना जो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कौन सा मैच चल रहा है अभी? चैट में बताओ तो, कौन सा मैच, किसका मैच चल रहा है ये? अभी आज 4:30 ही मैच है ना आज। कोई भी नहीं देखता क्या आईपीएल? डीसी और एसआरएच? अच्छा, डोंट नो, वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए भाई, नहीं पता होना चाहिए शेखर भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये 20% लोग मैच देख रहे हैं वो जवाब नहीं देते हैं। तो रिजल्ट देख लो, लॉन्ग टर्म लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बोला लॉन्ग टर्म से ज्यादा फायदा होगा। थोड़े थोड़े लोग शॉर्ट टर्म बोले, डोंट नो भी बोले, उनको भी हम प्रूफ दे देंगे कि लॉन्ग टर्म में फायदा क्यों होगा, अभी आगे आपको बताते हैं। ज्यादातर केसेस में लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, बताते हैं क्यों। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगेन, इसका जवाब आपको मैंने दिया नहीं है बट मैं आपको जस्ट, ऐसा होता है ना वो टीजर टाइप, यार देखो ये क्लास के बाद आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत मजेदार सवाल है। एक प्रॉपर्टी, एक सन ने 45 डे बाद, 45 डेज बाद अपने फादर से ली। 45 डेज मतलब कुछ भी नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है। और ये मैं आपको चलो एग्जाम्पल ही दे रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 45 डेज तो शॉर्ट टर्म ही होता है। ठीक है, 45 डेज शॉर्ट टर्म ही होता है। अब ये फादर से 45 डेज के बाद प्रॉपर्टी जब इसको मिली, 45 डेज में ही बेच दी। पिताजी ने तो लंबे समय तक रख रखी थी, पिताजी ने 10 साल से रख रखी थी। तो अब बताओ भैया, ये जो सन ने प्रॉपर्टी बेची, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, या डोंट नो हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मुझे पता है इससे ज्यादा लोग आंसर नहीं करेंगे। एंड करो पोल को और रिजल्ट दिखो। ठीक है, रिजल्ट देखो। तो एक लड़ाई है, आधे आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म, आधे लोग बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म। इसका जवाब आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बोला। ध्यान, यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान रखना, इनहेरिट। मतलब ये खरीदी नहीं है पिताजी से, पिताजी से इनहेरिट हुई है, विल में मिली है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म दिया उसका आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्यों है आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी देर में समझ आ ही जाएगा, मैं क्या समझाता हूँ, समझाता हूँ। तो
सबसे पहले अब मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगरी में वो जो टाइम पीरियड मैंने बोला था ना, वो टाइम पीरियड कितना है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने लिस्टेड शेयर खरीद रखे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में बिकने वाले, एनएससी बीएससी पे बिकने वाले शेयर खरीद रखे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, उस केस में एक साल 365 दिन आपने होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। 365 दिन से पहले बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। इसमें याद रखो जो इंट्राडे वाला है वो इंक्लूड नहीं है, वो आगे मैं क्लियर करूंगा। एफ एन ओ इसमें इंक्लूड नहीं है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। खरीदना बेचना प्योरली डिलीवरी बेसिस पे, अगर एक साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, एक साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये सिंपल सी गणित है, प्लीज गणित करके आंसर दीजिए। डेट पे ध्यान दीजिएगा। पोल महाराज पोल चलाएं। केस रिलायंस के शेयर हैं, 1 तारीख को, इस तारीख को खरीदे थे 1/6/2022, और 3/6/2024 को बेचे थे। अब जिनका बिल्कुल ही अटेंशन स्पैन ढीला है, जिनको पिछली स्लाइड का याद नहीं है, वो गलत जवाब दे सकते हैं इसका। प्लीज सोच समझ के जवाब देना। बहुत सिंपल गणित है। बेसिकली मैं, चलो गणित मैं कर देता हूँ। 2 साल 2 महीने हो रहे हैं। अब ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? एंड कर रहा हूं मैं पोल। आंसर देखिए। 99% लोगों, 98% लोगों ने सही आंसर दिया है। बट ये भैया देखो, 2 साल होल्ड कर लिया, मैंने बोला था एक ही साल होल्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लिस्टेड कंपनी यार, ये तो प्लीज, है ना। और 2 साल के ऊपर होल्ड कर लिया, एक साल के ऊपर ही हो जाता है लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा इसका आंसर। जो आंसर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सही जवाब। अब आ जाते हैं हम म्यूचुअल फंड। सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है। म्यूचुअल फंड का आंसर एकदम सेम है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी एक और चीज देख लो। म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, इफ 65% इन इक्विटीज, तो ये किसी भी तरह की, इस तरह की म्यूचुअल फंड में ये एक साल से छोटा है तो एसटी दीजिए, एक साल से ज्यादा है तो एलटी दीजिए। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में डिफरेंस होगा, वो मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब गोल्ड, अगर आपने गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, फिजिकल गोल्ड कुछ भी खरीद रखा है, एसजीबी की बात नहीं कर रहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वैसे ही बंद कर दिया सरकार ने। अब टेक्निकली अनाउंसमेंट तो नहीं किया, बट मुझे नहीं लगता अब आने वाला है। तो उस केस में 2 साल हो गया। जो एक साल था वो सिर्फ आप समझो स्टॉक म्यूचुअल फंड के लिए है, बाकी सब जगह आपको 2 साल का ही पीरियड मिलेगा। तो यहाँ पे 2 साल हो गया हमारा। ठीक है। 2 साल से पहले बेचा तो हो गया हमारा ये शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा बेचा तो लॉन्ग टर्म। अब ये गोल्ड का आंसर भी दे दो। सिंपल है, वेरी सिंपल। पोल पोल प्लीज। ईटीएफ का बताऊंगा, अभी बताऊंगा ईटीएफ का भी, सबका बताऊंगा सबका। और नोट वोट मत करो ये मैं आपको पूरी टेबल मिल जाएगी अभी। स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, और बाद में आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। सही है भाई, मस्त। गजब पढ़ रहे हो एकदम ही, सारे टकाटक सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। एंडिंग पोल हो गया, चलो रिजल्ट बहुत सही। सभी ने सही जवाब दिया है लगभग, वेल डन। ठीक है। तो आंसर इसका आप बता देंगे, सही जवाब है इसका लॉन्ग टर्म, क्योंकि 2.5 साल तक होल्ड कर लिया, 2 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गया। रियल एस्टेट वही 2 साल है। ठीक है। रियल एस्टेट का भी। अब ये इंपॉर्टेंट देख लो, इंट्राडे और एफएनओ अगर आप करते हो तो वो कैपिटल गेन नहीं आता। आप बोलोगे यार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया ना, क्योंकि सेम ही दिन खरीद लिया सेम ही दिन बेच दिया, वो तो 365 दिन से कम ही है, एक साल से कम है नहीं। वो आता है बिजनेस इनकम में, और वो आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है, वो कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स नहीं होता। सिमिलरली एफएनओ भी बिजनेस इनकम की तरह आता है, या इसको आप इनकम फ्रॉम, अगर आप प्राइमरली एफएनओ नहीं करते हो, सैलरी से पैसा कमाते हो, इससे थोड़ा बहुत आ रहा है, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह कर सकते हो, वो भी आपकी स्लैब के हिसाब से ही टैक्स होगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो, 30% के हिसाब से टैक्स होगा। इट्स नॉट कैपिटल गेन। अंडरस्टूड? कितने लोग यहाँ पे करते हैं इंट्राडे एफएनओ? चैट में लिखो तो, चैट में लिखो खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी के लिखो चैट में। जो जो लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, के शिवम भाई हैं, आर साहू जी है खतरों के खिलाड़ी। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड भाई। इनमें इनमें से वो बताओ तो, जो जो खतरों के खिलाड़ी है, कंसिस्टेंटली फायदा होता है क्या तुम्हें?
मतलब ये FNO वगैरह में यार, हाँ मतलब बन जाता है बढ़िया। शिवम जी नो लिख रहे हैं। हाँ साहू जी भी नो लिख रहे हैं। लॉस। अरे आप ध्यान से देखना, आपको मैं ये साइड के एंड में ना इस लॉस का फायदा कैसे ले सकते हो बताऊंगा। भाई सबने बोल दिया सबको लॉस हो गया, एक एक को फायदा हो गया। बाकी आज सबको लॉस हो रहा है, तो RBI के डेटा भी वही है। अब SGB है, लास्ट फरवरी 2024 में आया था। नो न्यू SGB। SGB में बहुत सही था भाई, कि भाई कैपिटल गेन भी नहीं लगता था, 3% इंटरेस्ट भी मिलता रहता था, सब कुछ बहुत जोरदार मामला था। बट जैसे ही हुआ मामला, तो अब गया, मुझे लगता नहीं अब आएगा, क्योंकि पहले साल में 4 से 6 बार लॉन्च होता था SGB। फिर जैसे ही सरकार ने देखा कि अब 8 साल पहले लॉन्च हुआ था ये, कि 8 साल के बाद जिनके लोगों के मैच्योर होने लगे, सरकार देख रही इतना पैसा हम दे रहे हैं, इनका इफेक्टिवली कुछ 9-10% रिटर्न बन रहा था, वो भी टैक्स फ्री। और सरकार तो अपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो उसमें तो 7% ही रिटर्न देती है। तो सरकार ने बोला यार ये तो हमारे नुकसान का मामला हो गया, नहीं खरीदेंगे हम, नहीं बेचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो SGB गया, कट गया। आप में से किसी लोगों ने SGB खरीद रखे हैं तो बताना मुझे चैट में। ठीक है। अब दो चार अलग अलग बातें कर लेते हैं। ETF इज एज गुड एज इक्विटीज, राइट? वो याद रखना, जो ETF का किसी ने पूछा था ना, एज गुड एज इक्विटीज, वॉट एवर इक्विटी स्टॉक मार्केट पे जो लगता है, स्टॉक्स पे लगता है, सिक्योरिटीज पे लगता है, एक्जैक्टली सेम ETF पे भी लगता है। ईयर मतलब 1 साल से कम। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, क्या ये उसमें आता है, मतलब इन कैपिटल गेन में आता है? आंसर है यस। अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग, होता क्या है कि किसी ने किसी कंपनी के पास एक इनवॉइस है, लेकिन वो उसका जो सप्लायर है वो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, बट इसको तो अभी वर्किंग कैपिटल चाहिए, 1 लाख रुपए का उसको क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन से पेप्सी 1 लाख रुपए उसको देगा, तो ये बोलता है यार किसी और क्या जाता है, मेरे पास आ जाता है कि यार ये मेरा बिल है, पेप्सी 3 महीने बाद 1 लाख देगा, लो आप 95,000 में मेरे से खरीद लो, और फिर 3 महीने बाद 1 लाख रुपए ले लेना, फिर 5,000 रुपए का कैपिटल गेन हो गया। लेकिन अगर मेरा काम ही यही है, मैं डेली ये करता रहता हूँ, तो ये मेरे लिए बिजनेस की तरह भी हो सकता है, तो फिर उस समय वो बिजनेस इनकम की तरह कंसिडर किया जाएगा। US स्टॉक के केस में ये अनलिस्टेड शेयर की तरह आता है, तो इसमें 2 साल के ऊपर अगर आपने होल्ड किया, तो ये, क्योंकि इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म रहेगा 2 साल के नीचे, 2 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। रीट्स, तो रीट्स में पहले 36 महीने का लगता था, 36 मंथ्स का टाइम लगता था, लेकिन अभी बजट 2024 में 12 मंथ्स, क्योंकि ये भी रीट्स की भी यूनिट ट्रेड होती है, तो उन्होंने एक ही तरह का कर दिया कि यार इसमें 1 साल में लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल के ऊपर शॉर्ट टर्म होगा। और क्रिप्टो, क्रिप्टो का एक अलग ही पूरा सेक्शन बना दिया उन्होंने। क्रिप्टो में उन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो में तो हम फ्लैट 30% चार्ज करेंगे, प्लस आपको लॉस भी ऑफसेट नहीं करने पड़ेंगे देंगे। मतलब आपको मान लो एक ट्रेड में 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, तो 30% टैक्स दे देंगे। एक ट्रेड में 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख नेट तो जीरो ही हुआ आपको फायदा, नेट जीरो वाले की सरकार बोली नहीं, फायदे पे तो हम ले लेंगे, नुकसान को सेट ऑफ नहीं करने देंगे। ठीक है। तो क्रिप्टो में 12 बजा रखी है सरकार ने। सारे सभी तरह के ETF, देखो गोल्ड ETF गोल्ड बैक तो है नहीं, वो भी एक तरह के हम स्टॉक्स ही हैं। सिमिलरली जैसे रीट्स है, तो रीट भले वो रियल एस्टेट से कुछ भी लिंक्ड हो उसका, लेकिन वो है अल्टीमेटली स्टॉक्स, तो एज लॉन्ग एज दीज आर स्टॉक्स, तो उसके ऊपर आपको स्टॉक्स वाले रूल ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो बताओ, कंटिन्यू करेंगे। ये जो अभी तक मैंने इतनी देर आपको रामायण गाई ना, ये एक सिंगल टेबल में है। ठीक है, सिंगल टेबल में है। इसमें एक चीज आप ध्यान रख लो, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हमेशा शॉर्ट टर्म की तरह ही ट्रीट होता है, उसमें कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, दे आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ठीक है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हमेशा शॉर्ट टर्म, मतलब उस पर हायर रेट पे टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म है ही नहीं। ठीक है। सारे ये अभी अपन ने वन बाय वन डिस्कस किए हैं, अदरवाइज। और SGB वाला आप भूल जाओ, SGB है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लो। बॉन्ड के नीचे क्या है मुझे भी नहीं दिख रहा यार, बॉन्ड के नीचे क्या है? बॉन्ड के नीचे क्या है, कोई बताएगा बॉन्ड के नीचे क्या है, किसी को दिख रहा है तो चैट में।
डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म ही होता है। मतलब आप 10 साल भी रखोगे तो भी शॉर्ट टर्म ही होगा। तो मतलब बेसिकली हायर स्लैब पे टैक्स लगेगा, उसमें कोई लोअर स्लैब नहीं है। नहीं दिख रहा है। अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स फॉरेन सिक्योरिटीज बोलेगा, अदर एसेट्स फॉरेन सिक्योरिटीज 2 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर से कम, 2 ईयर से ज्यादा। अदर एसेट्स फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। बता दिया मैंने, बता दिया, बता दिया। आप मेरा अब दिख गया था मुझे भी। ठीक है। एक मिनट, पीछे वाला, हाँ ये हो गया हमारा। अब एक बहुत मजेदार चीज, क्या कैपिटल गेन, कुछ लोग जो यहाँ पे बोले कि हम सिर्फ इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कैपिटल गेन में, अगर मान लो कोई ऐसा एग्जांपल बताता हूँ, एक कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि यार मेरी तो है ना 5 लाख की इनकम है सिर्फ कैपिटल गेन की, जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 5 लाख की कैपिटल गेन इनकम है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेशन होगा, या फिर मेरी स्लैब के हिसाब से जो पहले 4 लाख तक टैक्स ही नहीं लगता है न्यू टैक्स regime में इस साल से, अब 1 अप्रैल से लागू होगा, अभी तक नहीं है, अगले साल से, तो क्या मुझे वो वाला फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये अपन बात करते हैं। फिर स्लैब रेट और कैपिटल गेन, इनमें किस तरह से कोरिलेशन होता है, और जो कैपिटल गेन होते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और होते हैं, तो एक तो देखो क्या वेरिएशन है। एक तो एसेट क्लास, ठीक है, गोल्ड है, फलाना है, रियल एस्टेट है, सिक्योरिटीज है, एक तो ये ध्यान रखना है। फिर वो आपने कितने टाइम तक बेचा है, उसके हिसाब से हर एक में जो कैपिटल गेन बनेगा वो या तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा या लॉन्ग टर्म हो जाएगा। उसके हिसाब से एक लंबी सी टेबल बनेगी कि इस पे इस स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, इसमें इससे टैक्स लगता है, इसमें ऐसे टैक्स लगता है, इसमें स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, इसमें 12.5 लगता है, इसमें 20 लगता है, इसमें 30 लगता है, वो भी टेबल आपको दिखाऊंगा। तो इन जब जा अब हम बेसिकली इसके गणित वाले पार्ट में घुस गए हैं, कंसेप्ट हमने सारे समझ लिए हैं, अब गणित में घुस रहे हैं कि यार लगेगा कितना टैक्स। ठीक है। तो सबसे पहले सारे यहाँ पे एक सिडनी वाले भैया को छोड़ के आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो हमारी 4 लाख की लिमिट है, मान लो अभी के उस तक कोई टैक्स नहीं, आपकी मान लो 3 लाख रुपए कैपिटल गेन बना, आपकी और कोई इनकम ही नहीं है, तो आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाएगा। एनआरआईज को भी मिल जाएगा बेसिक एग्जाम्पशन का शॉर्ट टर्म के केस में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सिडनी वाले भैया जी का कट गया थोड़ा सा, बट हाँ यही रूल है। ठीक है। अब ये देखो, ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड क्या है कि जो बजट 2024 में बहुत सारे बदलाव हुए थे, उससे पहले क्या था अभी क्या हो गया आप समझो। ठीक है। रियल एस्टेट पे शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होता था, नए में भी वही होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई इंडेक्सेशन नाम की चीज थी, 20% विथ इंडेक्सेशन होता था। सरकार ने करा यहाँ पे बड़ा गेम। सरकार ने बोला इंडेक्सेशन का फायदा नहीं है, लेकिन हम रेट घटा के 12.5 कर रहे हैं। अभी इसका बताता हूँ कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बट ये है। ठीक है। अब ये रीट्स हो गई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गए, लिस्टेड इक्विटी शेयर हो गए, इसमें पहले 15% के हिसाब से शॉर्ट टर्म लगता था, अब 20% लगेगा। और लॉन्ग टर्म में पहले विदाउट इंडेक्सेशन था 1 लाख रुपए से ऊपर पे 10%। और इनफैक्ट 2018 से पहले तो लॉन्ग टर्म में टैक्स ही नहीं लगता था शेयर्स में, पहले तो वो लगाया 1 लाख रुपए, पहले 1 लाख के अलावा 10% लगाया, अब उसको बढ़ा के कर दिया 12.5 लाख, 12.5% अबव 1.25 लाख। ठीक है। मतलब पहले 1.25 लाख रुपए तक का आपका जो स्टॉक से कैपिटल गेन हुआ, उस पर तो बोलेंगे कि नहीं टैक्स देना, उसके ऊपर 12.5% दो। अब नॉन लिस्टेड फॉरेन इक्विटी स्लैब के हिसाब से विद इंडेक्सेशन, विद पहले था अब 12.5 है। फिर गोल्ड एसजीबी गया, अब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में हमेशा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है। बॉन्ड डिबेंचर्स में अगेन पढ़ लो, और अदर एसेट फॉरेन सिक्योरिटीज में पढ़ लो आप। ठीक है। ज्यादातर पे 20% विद इंडेक्सेशन को घटा के 12.5 फ्लैट कर दिया है, इंडेक्सेशन सब जगह से उड़ा दिया है। ठीक है। और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में स्लैब के हिसाब से टैक्स कर दिया है, हमेशा स्लैब के हिसाब से ही वहां पे लग रहा है। केवल जो लिस्टेड इक्विटी है उसमें बोला है कि पहले 1.25 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं लगा, उसके ऊपर टैक्स लगा, पहले 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब 1.25 लाख तक लगेगा। इस लिमिट का कैसे फायदा उठाना है वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे एंड में, जहां पे सेविंग वाली बात करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है। अभी हमने दोनों चार्ट को कंबाइन कर दिया है। इस चार्ट में आपको वो भी मिल रहा है, टाइम पीरियड भी मिल रहा है जो मैंने अभी अलग से डिस्कस किया था, आपको रेट भी मिल रही है। ठीक है। चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाले का भी लूं, ये लो,
ये पीछे वाले का ले लूं स्क्रीनशॉट, टका कर लिया स्क्रीनशॉट। मिल जाएगा, बट बाद में कौन पीपीटी में से ढूंढेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है, आगे मत भागो, मैं बताऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी तुम्हें। स्लैब रेट, यार स्लैब रेट क्या नहीं पता है, स्लैब रेट ऐसे मत करो यार। स्लैब रेट क्या होती है, ये समझाना पड़ेगा क्या, और किसी को नहीं पता है क्या स्लैब रेट? किसी बाकी सबको पता है ना स्लैब रेट, किसी को नहीं पता है वो सिर्फ चैट में लिखो नो, तो मैं समझाऊं, नहीं तो फिर इतने लोगों को नहीं पता है क्या? ठीक है, ओके। तो भैया इस बार है ना, इस बार 12 लाख रुपए तक लोगों ने बोला था, सरकार ने बोला 12 लाख रुपए तक नो टैक्स। वो लोग बोले इतने खुशी, वाह वाह, इतनी खुशी इतनी खुशी, लेकिन उसके ऊपर लगता टैक्स। तो मैं इसमें रिबेट बाकी सब कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। से 24 लाख रुपए आप कमाते हो, 24 लाख रुपए, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? और ये टैक्स, ये 24 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम है, 24 लाख रुपए की, इस पे कितना टैक्स देना होगा? ये 1 अप्रैल 2025 के बाद की स्लैब रेट बता रहा हूँ, पहले की स्लैब रेट चेंज हो गई, बट कंसेप्ट समझो। तो स्लैब ऐसी है, अब ये पेपर पे लिखते जाओ, जिसको नहीं समझ आ रहा है पेपर पे लिखो, नहीं तो मैं बोल बोल के नहीं समझा सकता, समझो। ठीक है, हाँ, एवरीवन प्लीज आस्क देयर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी इसके रिलेटेड वो Q&A टैब में डालो। सुफल भाई हमारी टीम से यहाँ पर हैं, सुहास भाई हमारी टीम से यहाँ पर हैं, वो इनके आंसर लगातार करते जा रहे हैं, और उन्होंने 10 क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, वेरी नाइस। तो भारी सवाल यहाँ पर डालो। 0 से 4 लाख तक सरकार ने बोला जो लोग 4 लाख रुपए से कम कमाते हैं उन पर टैक्स लगेगा 0% के हिसाब से। तो आपने जो 24 लाख रुपए कमाए हैं, उसमें लिखो 0 से 4 लाख, पहले 4 लाख पे टैक्स बना जीरो, टैक्स बना 5%। तो इस 4 लाख पे टैक्स बना, आठो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 20,000, सेकंड 20,000 रुपए हो गए। 8 लाख तक हमारे बेसिकली 20,000 रुपए टैक्स लगा। अगर किसी की 8 लाख इनकम होती तो उस पर 20,000 टैक्स लगता, फिर उसमें रिबेट वगैरह मिलके वो टैक्स हट जाएगा, वो अलग बात है, बट कंसेप्ट यही है। फिर 8 लाख से लेके 12 लाख तक 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी ये 40,000, ये 4 लाख जो है उस पे 10% के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स लग जाएगा। यानी 12 लाख तक मेरा टैक्स बन गया 60,000 रुपए। अब सरकार ने बोला 60,000 तक जिनका टैक्स बनता है वो मैं माफ कर देती हूँ, तो रिबेट हो जाएगी, लेकिन 60,000 से ज्यादा बन गया तो वो 60,000 की भी माफी नहीं मिलेगी। अब 12 लाख तक 60,000 रुपए, अब 12 लाख से लेके 16 लाख तक, 12 लाख से 16 लाख तक इन 4 लाख पर टैक्स बनता है 15% के हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15% के हिसाब से। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, 60,000 रुपये ये और हो गए, तो यानी 16 लाख तक टोटल टैक्स बन गया, पहले के 60,000 प्लस ये और 60,000, 1,20,000। अब 16 लाख से लेके 20 लाख तक टैक्स बनता है 20% के हिसाब से, 16 लाख से 20 लाख तक टैक्स बनता है 20% के हिसाब से, तो बन गए एडिशनल 80,000 रुपए, तो हो गए 2 लाख रुपए, टोटल टैक्स 2 लाख रुपए हो गया। और जो लास्ट हमारी स्लैब रेट आती है 20 से लेकर 24 लाख तक, उस पर टैक्स बनता है 25% के हिसाब से, तो इस पे 1 लाख रुपए और टैक्स बन गया, मतलब टोटल मिला के 24 लाख पर आपका 3 लाख रुपए टैक्स लगेगा। ये हुई स्लैब वाइज कैलकुलेशन। अब इस स्लैब में आप जहां पे लाई करते हो वहां तक कर सकते हो। अब जो 24 से ऊपर कमाते हैं, मान लो आपने 24 नहीं, आपने 30 लाख रुपए कमाए, तो बचे हुए 6 लाख रुपए पर, तो 24 लाख तक तो आपका 3 लाख रुपए टैक्स बचा, बना, बचे हुए 6 लाख रुपए पर 30% के हिसाब से 6 बार 6 × 18, 1,80,000 रुपए और टैक्स बन जाएगा, मतलब 30 लाख पर देना पड़ेगा आपको 3 लाख प्लस 1,80,000, 4,80,000 रुपए। अब मैंने बेस्ट बिना ग्राफिक के आपको समझाने की कोशिश करी है, बट या ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। बट आई होप समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। जिन्होंने नो लिखा एक आध तो यस लिख दो, अंडरस्टूड, ठीक है। नीड टू डू, विल लुक एट द रिकॉर्डिंग लेटर, बाय बाय दशरथ जी, बाय बाय। ठीक है, चलो, ओके ओके, ये हो गई, ये आपने ये ओ, एक मिनट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लॉन्ग टर्म का है, पिछला वाला शॉर्ट टर्म का था, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, ठीक है। वही है सारे, बस मैंने समराइज कर दिया है एक सिंगल टेबल में। हाँ,
अब एक बहुत बर्निंग सवाल, अभी जो विदाउट इंडेक्सेशन वाला है ना, ये विद इंडेक्सेशन था, विदाउट इंडेक्सेशन है, किन किन को नुकसान होगा ना, वो उनसे मैं एक मजेदार सवाल पूछता हूँ। क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जो 25% लोगों ने बोला था हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास कोई 23 जुलाई 2024 से पहले वाली प्रॉपर्टी है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? 25? उस टाइम तो सिर्फ 25% लोगों के पास प्रॉपर्टी ही थी, अभी 50% यस कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, पापा वापा की भी ऐड कर लो, हाँ कोई बात नहीं, कर लो, आए चलता है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट, वो तो इंडेक्सेशन का कंसेप्ट आगे ध्यान से समझ भी लो। बाकी लोगों का कट्टा हो गया, कि जिन्होंने इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री इसके बाद कराई है, उनको, उनका नुकसान होगा भारी। होपफुली, होपफुली नुकसान होगा, क्या पता कुछ केसेस में नहीं भी हो। ठीक है, समझते हैं। तो इसके लिए अपने को विदाउट इंडेक्सेशन वाला रूल और विद इंडेक्सेशन वाला रूल दोनों समझना है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स बहुत सारी जगह लग रहे थे, रियल एस्टेट के अलावा और भी अलग जगह लग रहे थे, बहुत सारे एसेट क्लास में लग रहे थे ना, ये देखो, ये पहले आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले कई जगह विद इंडेक्सेशन, ये देखो विद इंडेक्सेशन, डब्ल्यू विद इंडेक्सेशन, कई जगह लग रहा था। अब ये सब हट गए, सब जगह विदाउट इंडेक्सेशन फ्लैट रेट हो गई है। तो क्या नुकसान हुआ? तो जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था, उसमें एक इंप्रूवमेंट है। उसमें जो ये थर्ड लाइन पढ़ो, कैपिटल गेन, जो थर्ड लाइन में, तो ये वाली, भाई तेरी तो मार कर कैसे, हाँ, ये वाला, यहाँ पे नेट कंस्ट्रक्शन देखो, इंडेक्स्ड कॉस्ट है, इंडेक्स्ड कॉस्ट। अभी इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या है भैया? अब ये आपको ध्यान से समझना है कि सिर्फ कॉस्ट नहीं थी, इंडेक्स्ड कॉस्ट थी। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट से हमको, हमारे क्या फायदा? अच्छा, ये रब नहीं होता है क्या अपना? मुझे लगा रब हो जाता है। ये पूरी स्क्रीन एक साथ रब करने का क्या तरीका है? क्लियर, ऐसा क्लियर बटन है, ठीक है। मैं नया नया सीख रहा हूँ यार। तो ये एक टेबल है, ये टेबल ये कहती है, अच्छा, ये टेबल से पहले आपको पहले कंसेप्ट, मुझे लगता है कंसेप्ट कहीं हमने किसी स्क्रीन पर नहीं दिखाया हुआ है, तो कंसेप्ट पहले समझ ले। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले तो फिर कंसेप्ट ऐसे ही समझो। ठीक है, क्या है इंडेक्सेशन का मतलब? मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 2000 में, 100 रुपए की, ये देखो यहाँ पे रेट भी 100 रुपए मेंशन है, 100 रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब उसको आप बेच रहे हो 2024 में जाके, 2024-25 में आप उसको बेच रहे हो। हमारे देश में क्या होता है, इन्फ्लेशन है भारी, 6-7%, 8%, ऐसा इन्फ्लेशन है। जो 100 रुपए की कीमत 2001-2 में थी, वो 2024-25 आते आते वो 100 रुपए की कीमत एकदम ही कुछ नहीं रह गई, बहुत कम हो गई। तो आप बोलोगे यार उस समय तो हमने 100 रुपए की कीमत में ये खरीदा था, आज तो से ऐसा बोलते हैं ना कि यार आप एनपीएस में इन्वेस्ट करोगे, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे, 8 करोड़ रुपए हो जाएंगे 35 साल बाद, बट 35 साल बाद 8 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी? सही बात है कि नहीं? उस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए, उस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए इंडेक्सेशन का कंसेप्ट लाया गया। इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी पहले खरीदी थी, जितने रुपए में भी खरीदी थी, हम बोलेंगे कि यार उस रुपए की वैल्यू आज की तारीख में क्या थी, उस रुपए की वैल्यू आज की तारीख में क्या थी, वो हम आपको निकाल के दे देंगे। और फिर आज आप जितने रुपए में बेच रहे हो, उसको आज की तारीख में उस रुपए की क्या कीमत थी वो माइनस करो, उससे इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, ना कि एक्चुअल कॉस्ट माइनस। तो एग्जांपल के लिए, 100 रुपए जो मैंने 2001-2 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, और 500 रुपए की 2024-25 में बेची, तो एक्चुअल में तो कैपिटल गेन कितना हुआ? 400 रुपए का, 500 माइनस 100, ब्रोकरेज वोकरेज कुछ नहीं है ना, इंप्रूवमेंट भी नहीं है। लेकिन सरकार बोलती नहीं नहीं, 400 का फायदा नहीं हुआ। हम बोलेंगे आपकी जो कॉस्ट थी ना, 100 नहीं थी, वो थी 363 रुपए। देखो 2024-25 में मेरी इंडेक्स कॉस्ट हो गई 363 रुपए, 100 का 363, 500 माइनस 363 करेंगे हम, तो जो आपका 100, जो भी 37 रुपीज का फायदा होगा, वही आपका कैपिटल गेन बना। तो इंडेक्सेशन का मोटा मोटा आपका कैपिटल गेन कम करने में एक भारी हैंड रहता है, लेकिन सरकार ने वो हटा दिया। थैंक्स, जस्ट नंबर्स आर हार्ड फॉर मास्टर क्लास इंग्लिश मिक्स ऑफ हिंदी, बट माय क्वेरीज विल बी आंसर्ड इन रिक्वेस्ट लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, विल ट्राई कि नंबर्स में इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक है। सो अनूप परचेज एक लैंड 10 लाख रुपीज का। बाउंड्री उसमें कब खरीदा? 2010 में। द ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 2010 में खरीदा। पहली बार आपको ध्यान से बता रहा हूँ, बिल्ट अ बाउंड्री इन 2015-16 फॉर 2 लाख रुपीज। देन ही सोल्ड द प्रॉपर्टी 60 लाख रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। डिटरमाइन द कैपिटल गेन अमाउंट। सबसे पहले हम निकालेंगे इंडेक्स। इसमें अगेन सेल कंसिडरेशन में जो एडिशनल कॉस्ट है वो नहीं है, कोई ब्रोकर वोकर नहीं, खुद ही खरीदी खुद बेची, तो वो तो इग्नोर कर दो। तो हमारा कैपिटल गेन का फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला चेक करते हैं, देखो। फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला है, नेट कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो नेट कंसिडरेशन तो हमारा 60 लाख रुपए का है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं सीख रहे हैं। तो देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ 2022 में, बेचा था 22-23 में, और खरीदा कब था? 2010 में। तो हम ये टेबल देखेंगे, ये टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगी या किसी भी गूगल करते ही मिल जाएगी। 2010 में देखो इंडेक्सेशन का कितना अमाउंट आ रहा है? 167। और 22-23 में आ रहा है 331। तो ये दोनों नंबर हमको ध्यान से रखने हैं। हमने 10 लाख को मल्टीप्लाइड किया लेटेस्ट वाले नंबर से जिस ईयर में बेची, डिवाइड बाय 148। क्यों आ रहा है? 2001 एक, अच्छा एक एक है, ठीक है, तो उससे पहले वाला नंबर होगा 148। 2009-10 में, क्योंकि वो मार्च, फाइनेंशियल ईयर मार्च में 164 मैंने गलत पढ़ लिया, वो 11-12 है। 9-10 में 148, ठीक है। 148 और इधर आता है 331। 331 डिवाइड बाय 148, मतलब 22 लाख रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, नॉट 10 लाख रुपीज। सिमिलरली मेरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी, क्योंकि मैंने 2015-16 में कराया था, तो 331 डिवाइड बाय 254, 254 ही है, वहां पर चेक कर लेना पीछे जाके, वो हो गया 2,60,000 रुपए। तो ऐसे तो मेरा कॉस्ट आता यार 50-60 लाख रुपए माइनस 10 माइनस 2, 48 लाख रुपीज आ जाता। लेकिन अभी इंडेक्सेशन के बाद ये मेरा कैपिटल गेन आ रहा है सिर्फ 35 लाख रुपए का। सिर्फ तो नहीं है, बट फिर भी 35 लाख रुपए का आ रहा है। तो मेरा टैक्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में कितना टैक्स है? मेरे ख्याल में 12.5% है। अब 12.5 है, पहले 10% था। तो 10% ऑफ 35 लाख होगा 3,50,000, 10% ऑफ 48 लाख होगा 4,80,000। तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है ना, अगर हम इंडेक्सेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो। समझ गए मेरी बात? तो ये 23/7/2024, इससे पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है उनको ऑप्शन मिलेगा कि चाहे तो आप 12.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो, चाहे इंडेक्सेशन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो। इस जिसमें कम आएगा वो उतना दे देना। जिन्होंने इस तारीख के बाद खरीदा है प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टीज के लिए तो आपको फ्लैट 12.5% के हिसाब से कैपिटल गेन देना है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखो। जो परचेज प्राइस है 50-50 लाख रुपए है, डेट ऑफ परचेज 2009 है, डेट ऑफ सेल है 2024। इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू अभी आज के का जो उसकी हो गई इंडेक्सेशन के लगा के, 2009 वाला इंडेक्सेशन प्लस 2024 वाला इंडेक्सेशन लगा के 1,32,000 कुछ कॉस्ट हो गई मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इसमें तो दूसरे वाले केस में जो न्यू है कैलकुलेशन, नो इंडेक्सेशन, उसमें तो है ही नहीं, उसमें 50 लाख ही रुपए लगेगी। फिर सेलिंग प्राइस है वो 1,50,000, 1,50,00,000 है दोनों ही केसेस में। तो फर्स्ट केस में कैपिटल गेन हुआ 17 लाख रुपए का। अब उसमें विदाउट इंडेक्स विद इंडेक्सेशन 20% लगता था, तो 20% इसका हो गया 3,50,000। और सेकंड केस में रेट का मैं 12.5 है, लेकिन इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन बना, और मेरा टैक्स बन गया 8,99,000। तो मतलब नेट प्रॉफिट जो सेकंड वाले केस में और फर्स्ट वाले केस में जो डिफरेंस है, मुझे सॉरी 12.5 लाख रुपए का लगा और 8,99,000 का लॉस हो रहा है मुझे सेकंड केस में। तो देखो, नो इंडेक्सेशन और 12.5 के केस में भारी लॉस हो रहा है। ये लॉस कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जब आपका गेन बहुत ज्यादा नहीं हुआ हो, जब आपका गेन बहुत लिमिटेड हुआ हो, तो उस पर्टिकुलर केसेस में ऐसा हो भी सकता है कुछ केसेस में, कि जब सेकंड केस में 12.5% में कुछ फायदा हो जाए, फर्स्ट वाले में क्योंकि 20% रेट है और आप शॉर्ट ड्यूरेशन में बेच रहे हो, तो इंडेक्सेशन का कुछ फायदा नहीं मिला। शॉर्ट ड्यूरेशन के केस में सेकंड वाले केस में फायदा हो सकता है, बट प्रॉपर्टी जनरली कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में खरीदता बेचता नहीं है, सब 5-10 साल 20 साल होल्ड करने के बाद ही बेचते हैं। तो ज्यादातर लोगों को इससे अब नुकसान होगा। तो या समझ आया? समझ आया जनता? ये इंपॉर्टेंट है यार, ये काफी
क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गॉड। ठीक है, अब वो गिफ्टिंग वाले एक्सेप्शन जान लेते हैं। ठीक है, देखो गिफ्ट अगर आपको है ना ब्लड रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो वो ट्रांसफर वाला जो कैपिटल गेन बनेगा वो नहीं लगेगा। एनजीओ से भी है। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव या फ्रेंड से मिल रहा है, तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बेसिकली उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसने तो गिफ्ट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन आपको तो मिली ना, तो आपको जो भी वैल्यू की प्रॉपर्टी मिली या गाड़ी मिली या जो भी मिला, फिर उस वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उसको उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एक एक्सेप्शन और है, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है कि अगर नॉन रिलेटिव और फ्रेंड्स आपको शादी के दौरान पैसा देते हैं, इसलिए आपने देखा था वो आथ्या या किसकी शादी हुई थी, के एल राहुल आथ्या की शादी, यार अभी अंबानी अंबानी की शादी, तो ये 7-7 करोड़ की घड़ियां दे रहे हैं, ये गाड़ी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, जेट ही दे दिया किसी ने तो वो क्यों नहीं लगा टैक्स? क्योंकि शादी एक एक्सेप्शन है, इसीलिए मुझे लगता है अमीर लोग कई सारी शादियां करते हैं, 4-5 शादियां तो करते ही करते हैं। भाई अगर आपका नो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो दोनों ही केस में कुछ नहीं है। इनफैक्ट पुराने वाले में तो आप इफेक्टिवली लॉस कंसीडर कर सकते हो, तो आपके पास भारी कैपिटल लॉस होगा, और उस लॉस को आप दूसरे गेन से अगेंस्ट सेट बैक कर सकते हो। लेकिन अगर न्यू वाला है, अभी न्यू वाला है, बट आपने मेरे ख्याल में अगर पुरानी प्रॉपर्टी की बात करो तो 2023 से पहले ही खरीदी होगी ना, 24 से पहले ही खरीदी होगी, 23 जुलाई से। तो आप तो मेथड वन में जाओ, इंडेक्स्ड वाले मेथड में, और आपकी प्रॉपर्टी मान लो से 1 करोड़ में खरीदी और अभी वापस 1 करोड़ में बिक रही है, लेकिन 1 करोड़ में से 10 साल पहले खरीदी थी या 5 साल पहले खरीदी थी, तो उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 1.5 करोड़ रुपए हो गई। तो आपका 50 लाख रुपए का आप लॉस बुक करो उसके अंदर, और लॉस को दूसरी जगह ऑफसेट करो, वो हम आगे समझ लेंगे अभी। ठीक है, तो गिफ्ट वाला हमको क्लियर हो गया मामला, आगे बढ़ते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई खास यूज नहीं है। कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी होगी जिसकी डेट ही पता नहीं है, कब खरीदी थी, क्या रेट पे खरीदी थी, उस केस में ऐसा है कि भाई 1 अप्रैल 2001 को उसकी जो रेट होगी ना वो मान ली जाएगी, बस यही कंसेप्ट। उससे पहले की रेट को, भाई 1900 में खरीदी थी कभी, तो यही है रेट। फीफो। फीफो का कंसेप्ट है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, यूज आएगा बाद में, कि आपने जो स्टॉक खरीदा पहले, मान लो आप है ना एसआईपी करते हो, एक ही एग्जाम्पल के लिए रिलायंस में एसआईपी करता हूँ मैं, कि मैं हर महीने की 7 तारीख को रिलायंस में 100 शेयर खरीदता रहता हूँ, 100 शेयर खरीदता रहता हूँ। तो जनवरी में भी खरीदे, फरवरी में खरीदे, मार्च में भी खरीदे। अब मान लो अप्रैल में मैंने 100 शेयर बेचे, तो कौन से वाले शेयर बिकेंगे? जनवरी वाले, फरवरी वाले, या मार्च वाले? पहले मेरे जनवरी वाले शेयर बिकेंगे। तो जनवरी में मान लो मैंने वो शेयर 100 रुपए का खरीदा था, फरवरी में 120 का हो गया, मार्च में 140 का हो गया, और अब अप्रैल में 200 का होकर मैं बेच रहा हूँ। तो मेरे पहले जो शेयर बिकेंगे ना वो जनवरी वाले शेयर बिकेंगे, मतलब मेरा कैपिटल गेन जो बना वो 200 माइनस 100 बनेगा। उसके बाद और 100 बेचे, तब मेरे फरवरी वाले शेयर बचेंगे। उन शेयर्स के लिए जो मेरा कैपिटल गेन बनेगा वो 200 माइनस 120 बनेगा। और फिर उसके बाद मार्च वाले बिकेंगे, वो उसमें मेरा, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो अंदर आया शेयर वो पहले बिकेगा, उस रेट पे हिसाब से बिकेगा। इतनी मेहनत अपन एक्सेल में भी कर नहीं सकते, इसलिए जो ब्रोकर फ्रोकर लोग हैं ये अपना उनको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके देते हैं, बट इसी हिसाब से करके देते हैं। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि इवन उसमें आप जो 100 शेयर भी खरीदोगे ना वो भी सेम रेट पे नहीं मिलते। कोई शेयर 99 पॉइंट का एवरेज प्राइस पता चलती है आपको, कोई 99 रुपीज का मिला, कोई 99.57 का मिला, ऐसे 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 मिला। बट पॉइंट इज कंसेप्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप सेलेक्टिवली नहीं कर सकते कि यार मैं तो इन्हें लेटेस्ट वाले पहले भेज देता हूँ ताकि मेरा कैपिटल गेन कम बने। कौन सा आईटीआर फाइल करना है? अगर कैपिटल गेन ही नहीं है तो आईटीआर 1 फाइल करो, इनकम सिर्फ सैलरी इनकम है, बट अपन सब कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम आईटीआर 2 लगेगा आपको। ठीक है, अगर आपकी बिजनेस इनकम और आ रही है तो आईटीआर 3 लगेगा। और अगर आप बिजनेस इनकम को प्रिजम्पटिव वाली रीजिंग 4480 में करना चाहते हो तो आईटीआर 4 लगेगा। ठीक है, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ मैं, बट ये है, एनीवेज यही है कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं सेविंग्स की। सेविंग कैसे करनी है कैपिटल गेन की, जानना है? फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन पूछ रहा है? हम्म। सैलरी प्लस एसटीसीजी, आईटीआर 2। नाइस। सुहास भाई एकदम वो है, एक, क्या बोलते हैं इसका शब्द क्या होगा यार, एकदम अटेंटिव, एकदम जैसे ही कोई सवाल आता है तुरंत आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन बचाने के तरीके सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे ग्रांड फादरिंग। ग्रांड फादरिंग नाम भी ऐसा है, क्यों आया? तो 2018 तक ना
स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, मतलब 1 साल का स्टॉक्स खरीद के आप बेच रहे होते थे, तो कोई टैक्स ही नहीं था, टैक्स था ही नहीं। सरकार एकदम से लिए 10% टैक्स, तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ कि यार ऐसे कैसे लिया है। फिर सरकार ने बोला चलो यार एक काम करते हैं, पहले 1 लाख पे नहीं देंगे, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना स्टॉक्स का, तो आप 10% दे देना। तो लोगों ने बोला यार ये क्या बात हुई, बट हमने तो फिर वो और लफड़ा हुआ कि हमने तो पहले से इतने टाइम से खरीद रखे थे, बेचे नहीं इसी कारण। तो सरकार ने बोला चलो एक काम करो, जो भी उसकी प्राइस है 1 अप्रैल 2018 तक, वो प्राइस ही आपकी बाइंग प्राइस मानी जाएगी। मान लो आपने आज स्टॉक 2005 में खरीद रखा था इन्फोसिस का, 1 रुपए का, वो 5,000 रुपए का हो गया है 1 अप्रैल 2018 को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब वो 5,000 रुपए कॉस्ट की जाएगी। अब आपको 5300 रुपये में मान लो बेचा, तो 300 रुपए का आपका उस पर 10% लगेगा, ये नहीं कि 1 रुपए से 5,000 रुपए। तो लोग बोला चलो ठीक है ये मान ली। तो कोई जिन्होंने पुराने शेयर खरीद रखे हैं वो ध्यान रखना, अब ये रेट 12.5 हो गई है विथ 1.25 लाख रुपए। ठीक है, तो आपकी जो भी पुराने शेयर हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी कॉस्ट प्राइस कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने के लिए, उनकी 1 अप्रैल 2018 की क्लोजिंग पे जो रेट है, या था क्लोजिंग है या ओपनिंग है मुझे नहीं पता, उस वो अपना भी ब्रोकर वगैरह कर लेता है। जो पुराने लोग हैं वो ध्यान दें, बट आई एम श्योर वेरी फ्यू पीपल विल बी होल्डिंग बहुत पुराना। अब ये कंसेप्ट समझ लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए भी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी थोड़ी डिटेलिंग गूगल कर लेना। आपने ज्यादातर ये समझा होगा कि कोई भी बंदा है ना, अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी बेचता है, तो तुरंत कोई नई भी खरीद रहा होता है। ऐसा आपने सुना है ना कि यार ये खरीद ली ये बेची, ये बेची ये खरीद ली, यहाँ की छोटा प्लॉट, अब ये इधर का छोटा प्लॉट था सिटी के अंदर, प्राइस बढ़ गई, थोड़ा बाहर की तरफ बड़ी जमीन खरीद ली जहाँ पे अप्रिसिएशन अब ज्यादा होगा। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते ही प्रॉपर्टी, बेचते ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप प्रॉपर्टी बेच दी और फिर पैसे उड़ा रहे हैं। अब पता नहीं गाँवों वगैरह में होता है, वहाँ खेत बेच के वो खरीद लेते हैं गाड़ी, बट जनरली सिटी में जो अच्छे इन्वेस्टर लोग हैं, या वो लोग प्रॉपर्टी बेचते ही नहीं है, बेचते हैं तो फ्लिप ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फंडा ये है कि अगर आपने घर खरीदा, घर बेचा, और घर बेच के उस कैपिटल गेन से कोई नया रेजिडेंशियल घर खरीद लिया, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। दिस इज कॉल्ड सेक्शन 54। ठीक है, सिमिलरली एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने बेची, उसके कैपिटल गेन से नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। सिमिलरली आप बोलोगे कि यार एकदम से कहाँ से खरीद ले, एकदम से नहीं खरीद पाएंगे, हमको कहीं इसको पैसे को रखना है कैपिटल गेन को, बट टैक्स भी नहीं देना है, अभी 12.5% या 20% जो भी है टैक्स नहीं देना है। तो ऐसा है कि इस केस में कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं 54EC, जिसके अंदर एनटीपीसी के ये कैपिटल गेन सेविंग बॉन्ड होते हैं। इसमें आप वो कैपिटल पार्क कर सकते हो फॉर सर्टेन टाइम, तो उस पर भी अगर आपको टैक्स नहीं देना है, फिर बाद में आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, अगर 2 साल बाद प्रॉपर्टी खरीद ली उस पैसे से या वगैरह वगैरह। और या तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है। प्लीज इस वाले पे मेरे से कुछ टेक्निकल बहुत ज्यादा डिटेल सवाल मत पूछना, बट हाँ इसमें इवन ये भी होता है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो स्टॉक से भी हुआ है, वो आपने रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने में या रेजिडेंशियल अपना घर खरीदने में इन्वेस्ट कर लिया, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। इस ये ऐसा कोई भी, इसलिए जब आप कोई ऐसे चक्कर कर रहे हो, तो प्लीज कॉन्टैक्ट योर सीए, बिकॉज ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन। ये दिमाग में कंसेप्ट पकड़ लो, प्लीज ये दिमाग में कंसेप्ट पकड़ के रख लो कि ऐसा होता है जब मैं कहीं लॉन्ग टर्म मेरे गेन हो रहे हैं किसी साल में, और उसी साल में कोई एसेट भी खरीद रहा हूं, तो मेरे लॉन्ग टर्म गेन को मैं एसेट के अगेंस्ट बैलेंस आउट कर सकता हूं, तो मुझे कैपिटल गेन का टैक्स कम देना होगा। तो ये ट्रिगर कब होना चाहिए? किसी भी साल में आप अगर एसेट रियल एस्टेट खरीद रहे हो, तब ट्रिगर होना चाहिए आपके दिमाग में। या फिर ये, अरे इनकम टैक्स का सेक्शन है भाई, सेक्शन 54 का इनकम टैक्स का सेक्शन है। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तब ट्रिगर होना चाहिए, या एक खरीद बेच के खरीद रहे हो तब ट्रिगर होना चाहिए। खरीद रहे हो और उस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये आप चेक करना कि कुछ टैक्स का फायदा मिल सकता है क्या, अपने सीए से बात करना। या फिर अगर आप कोई बेच के फिर खरीद रहे हो, तो अपने सीए से बात करना कि यार उसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, देर आर सम वेज कि आपने कैपिटल गेन को फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। थर्ड है, ये हमारा पोल है, डू यू गेट एनी टैक्स बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल लॉस? क्या लगता है आपको? अभी किसी ने बोला था ना मुझे, सेम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदी, सेम प्राइस में ही वापस बेच दी, तो इंडेक्स के हिसाब से तो लॉस हुआ उसका काफी।
तो क्या लॉस का फायदा मिलता है क्या हमको टैक्स में? क्या लगता है आपको? ओके। 70% लोगों को लगता है फायदा होता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। देखो, फायदा होता है। कैसे होता है ऐसे बताता हूँ। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सेटिंग। लॉस ऑफ सेटिंग। इसमें जो पांचवी और छठी लाइन है उस पर पहले ध्यान दो, कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल लॉस हुआ है, उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब मान लो आपका 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, उसी साल आपका कहीं 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है कैपिटल गेन में, तो आपका नेट 1 लाख रुपए ही होगा। इनफैक्ट ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस साल आपका 2 लाख का लॉस हो गया, मान लो 1 लाख का लॉस हो गया इस साल, अगले साल 2 लाख का फायदा हो गया, बशर्ते इस साल आपने अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करी है। और वो फाइल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आप खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, सिग्नेचर वगैरह लगता है सीए का कि हाँ भाई हम ये ऐसे फर्जी में लॉस नहीं बना रहा, एक्चुअल लॉस हुआ है। तो अगले साल के 2 लाख पे नहीं आपको टैक्स देना है, क्योंकि 1 लाख तक आपका ऑलरेडी लॉस कैरी फॉरवर्डेड था। वो अगले साल में से माइनस हो जाएगा और अगले साल 1 लाख पे देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लॉस है, लोग बोलते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट है तो रिटर्न भरने का। मैं कह रहा हूँ लॉस है, अगर स्पेशली ज्यादा लॉस है, 2 5 10 हजार छोड़ो, अगर लाखों में लॉस है, तो रिटर्न पक्का भरवाओ, एक अच्छे सीए से भरवाओ, और ये सारा कैपिटल गेन लॉस फॉरवर्ड करो। सेकंड, ये भी जो रिटर्न है ये टाइम पे भरने होते हैं। अगर आपने डिलेड रिटर्न भरा है, तब ये वाले भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर बिजनेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर हाउस प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म, अच्छा लॉन्ग टर्म को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ रूल है, बट अगेन लॉस ऑफसेटिंग नाम की कोई चीज होती है। जब भी आपका लॉस आए तब दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि यार इस लॉस को ऑफसेट कर दूंगे अगले साल। ठीक है। इवन जिनको एफएनओ में लॉस होता है ना, वो बिजनेस अगर फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट करा एफएनओ में, तो इस साल मान लो नेट ही 50 लाख का लॉस है, तना हो भगवान करे, पर मान लो नेट 50 लाख का लॉस है और अगले साल आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो इस साल का अगर आपने वो कर रखा है माता फोड़ी, सब रिटर्न वगैरह 50 लाख लॉस दिखा रखा है, तो अगले साल आप उसको सिर्फ 50 लाख पे टैक्स दोगे, 30% या जो भी आपकी स्लैब रेट है। नहीं तो आप 1 करोड़ पे टैक्स दोगे, तो 15 लाख रुपए आपका वो लॉस बचाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे जगह पर ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी को भी लोग एक्वायर कर देते हैं। ये वन ऑफ द रीजन इज दिस, इट्स टैक्स की गणित है। ठीक है। जनता सवाल है ना, जो बड़े बड़े लंबे लंबे सवाल हैं वो प्लीज क्यूएनए में पूछ लो, वहां पे सुहास आंसर भी कर रहा है। ठीक है। अब ये कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग है, ये समझ लो यार, सिंपल गणित है। पहले आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि यार खरीद के बैठा रहता हूं मैं, खरीद के बैठा रहता हूँ, स्टॉक बेचता ही नहीं हूँ, भले लॉस हो फायदा हो, वो तो मैं तो खरीद के बैठता हूँ, मैं सिर्फ खरीदता हूँ बेचता नहीं हूँ। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे बताओ? बहुत सारे, बहुत सारे, मैं भी ऐसा ही हूँ मान लो। तो है ना, उस केस में जो पहले आपको सरकार बोलती है कि आपको है ना किसी भी साल 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, 1.25 लाख रुपए तक का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। 1.5 लाख का हुआ तो सिर्फ 25,000 रुपये देना है। बट आप तो कुछ बेच ही नहीं रहे हो, आप तो लॉन्ग टर्म में कुछ बेच ही नहीं रहे हो, तो आपका इस साल भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो है, अगले साल भी जीरो है, जीरो 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 जीरो। तो ये 1.25 लाख की लिमिट आपकी ऐसा नहीं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी कि इस साल 1.25 लाख नहीं यूज किया, चलो अगले साल 2.5 हो जाएगा, उसके अगले दिन अगले साल 2.75 हो जाएगा। नहीं, ये लिमिट तो 1 साल की है, आपने यूज करी तो ठीक है, नहीं करी तो ठीक है। आप बोलोगे लूज करने के लिए तो मुझे स्टॉक बेचने पड़ेंगे, मैं बोलता हूँ नहीं, आपको स्टॉक बेचना ही नहीं ना, आपको बेच के वापस खरीद लेने हैं। मतलब एप्पल टू एप्पल चीज है। मान लो ऐसा है कि मैंने एप्पल खरीदी थी 100, जो भी एप्पल खरीदी थी, एक एप्पल खरीदी मैंने 10 रुपए की, आज वो एप्पल तो खराब हो जाती है, कुछ और बोलता हूँ, से बॉटल खरीदी है, मैंने बॉटल खरीदी, 1 साल पहले खरीदी थी 10 रुपए की बॉटल, 10 रुपए कम हो गए, रेट भी बढ़ाता हूँ, 100 रुपए की बॉटल खरीदी,
एक साल पहले, ठीक है, जो भी 2 साल पहले, वॉट एवर, लॉन्ग टर्म, 2 साल पहले खरीदी। आज इसकी रेट हो गई मार्केट में 150 रुपये, स्टील महंगा मिलता है। तो अब ये बॉटल मेरे पास 150 रुपये की हो गई, मुझे लगता है और बढ़ेगी, अभी तो ये कीमत 300 जाएगी। तो मैं बेचना नहीं चाहता इसको अभी, लेकिन मुझे देखना है कि यार ये एलटीसीजी का फायदा भी लेना है। तो मैं आज मार्केट में गया, मैंने कहा ये बॉटल कितने की बिक रही है भाई? 150 की बिक रही है। अच्छा, बढ़िया, तो एक काम कर ले, 150 खरीद लिया मेरे से। तो उसने खरीद ली 150 रुपये में, 50 का मुझे फायदा हो गया। फिर मैं बोलता हूँ यार एक काम कर, वापस बेच दे मुझे 150 की। बोला पागल हो गया कि अभी तो बेची, वापस में खरीद रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो खत चाहिए। बोले ले जा भाई, ले वापस, ये ले 150 वापस ले जा। तो क्या हुआ क्या, मेरे पास ये बॉटल बिक गई, मेरा 50 रुपए का कैपिटल गेन हो गया लॉन्ग टर्म। अब मैंने वापस ये बॉटल खरीद ली, तो मेरे पास बॉटल तो है ही है, अभी भी है मेरे पास, और मुझे पता है 300 तक जाएगी, तो मैं तो रखना तो चाहता हूँ इसको इन्वेस्टेड। लेकिन अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस मेरी बाइंग प्राइस हो गई 150 रुपए, है ना? और अब सेलिंग जब 300 में करूंगा तब करूंगा, नहीं तो मेरी बाइंग प्राइस 100 रुपए रहती। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 100 रुपए की बाइंग प्राइस प्लस 50 रुपए का कैपिटल गेन, तो अब मेरी नेट बाइंग प्राइस 150 रुपए, और वो 50 का कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स भी नहीं देना, क्योंकि वो तो पहले 1.25 लाख तक रुपए माफ है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना बना लेना है। आप उस स्टॉक में, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, रहो। मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बेच के तुरंत खरीद लो, ये पहले खरीद लो। आपको लग रहा है कि नहीं तुरंत खरीदने में प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी, पहले खरीद लो। मान लो 1 लाख रुपए का रिलायंस का शेयर, आपके 10 लाख के शेयर है उसमें से लॉन्ग टर्म वाले, आपने 1 लाख का और खरीद लिया, आपको 10 लाख ही रखने हैं उसमें, 10 लाख के 10 लाख इन्वेस्टेड रहने हैं। आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, अभी 11 लाख के हो गए। अब 1 लाख का बेचा, तो फीफो के हिसाब से पहले वाले बिक जाएंगे। आपके अभी भी नेट 10 लाख रुपीज के ही शेयर है, मतलब अभी कंपाउंडिंग कहीं खराब नहीं हो रही। लेकिन आपका उसमें से 10 लाख, जो पहले 1 लाख का शेयर बेचा से, उसमें 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा था, तो कैपिटल गेन आपका बन गया। अब नाउ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर साल आपका 1.25 लाख रुपए का कैपिटल गेन बन जाए, ताकि उस पर जो 12.5% टैक्स बनता, 15,000 रुपए करीब आपका हर साल टैक्स बच जाएगा। एक मास्टर क्लास का 100 गुना फायदा तो सिर्फ इससे हो जाएगा। आप यूट्यूब पर जाके एक कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग ये लिखोगे ना, तो एक मेरा वीडियो मिल जाएगा ऐसा खेती करते हुए, तो वो फसल काटते हुए, तो वो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगेन, मैनुअली कर पाना ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार, क्योंकि क्या है, आपको पता नहीं शेयर कब खरीदा, कब डेट वेट सब दिक्कत है। एक ऐप है कुवेरा, वो म्यूचुअल फंड के केस में बड़ी आराम से ये मस्त कर देती है। अच्छा, फायदा कितना हो रहा है इससे देखो कि यार, 3 साल तक आपने कैपिटल गेन नहीं किया ना, तो डे वन पे इस पे तो आपका पूरा 3,75,000 रुपए का लगेगा। लेकिन अगर आपने ये करते गए, तो सेकंड केस में आपका काफी कम टैक्स लग जाएगा। 2,18,000 रुपये ही कुछ तो भी, मतलब 2,18,000, तो आप समझ रहे हो कि यार फायदा है इसमें, ठीक है ना? ऑल इन ऑल आपको फायदा है। तो एक कुवेरा कोई ऐप है म्यूचुअल फंड की, बाकी ऐप ने पता नहीं क्यों नहीं बना रखा। उसमें एक फीचर है कि वन क्लिक ही अपना आप ही आप कैपिटल गेन हार्वेस्ट पे क्लिक करोगे, तो वो थोड़े से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच देगा, जिसमें एग्जिट लोड भी नहीं है, वो सब चेक कर लेता है, और एलटीसीजी भी हो गया, और फिर वापस खरीद भी लेगा तुरंत ही, मार्केट से उठा लेगा तुरंत। और हो जाएगा आपका कैपिटल गेन, 1.25 लाख रुपए तक का आप कर सकते हो हार्वेस्ट। ठीक है, डन। समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया। लॉस हार्वेस्टिंग, तो ये तो गेन हार्वेस्टिंग हुई। अब लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल 31 मार्च है, समझ लो, ये लास्ट दिन है आपके पास कल लॉस हार्वेस्टिंग करने का। कल ईद की छुट्टी तो नहीं है, स्टॉक बंद होता है क्या, स्टॉक मार्केट? मुझे नहीं पता भाई, कल स्टॉक मार्केट बंद होता है खुलता है? ट्रेडर लोग बताओ, क्या पता बंद ही होता हो। अच्छा, तो छुट्टी है शायद, कोई बोल रहा है शायद बंद होगा, तो फिर नहीं तो कट गया आपका। तो ये लॉस हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, लॉस हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है कि हम लोग में से ज्यादातर लोग हैं कि यार कोई स्टॉक जो लॉस में चल रहा है ना, उसको तो बेचेंगे ही नहीं, कि यार ये तो वेट करेंगे फायदा होगा तब तब तभी बेचेंगे, अब लॉस में चल रहा है तो जो फायदा हो रहा है वो तो बेच देते हैं, ये तो प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। तो उससे क्या होता है, उस साल में मेरा कैपिटल गेन तो बन गया प्रॉफिट के कारण, लेकिन लॉस तो है ही नहीं, तो ऑफसेट करने के लिए कुछ है नहीं। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि यार आपको कन्विक्शन है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा वापस, मैं कह रहा हूँ मत बेचो आप, लेकिन एक बार बेच दो। समझे कंसेप्ट? सेम बॉटल का एग्जांपल देता हूँ कि यार ये बॉटल मेरी 100 रुपए खरीदी थी, अब 50 रुपए की हो गई।
50 रुपए की आपको बोले नहीं यार ये तो जाएगी 300 तक, तब बेचूंगा मैं, भली 150 हो गई। मैं कह रहा हूँ मत बेचो, बट एक बार बेच दो। तो आपने क्या किया, एक बार बेच दी बॉटल 50 रुपए की, फिर बोला वापस दे दे मुझे बॉटल। बोले क्या पागल है क्या, अभी तो 50 की है जी, वापस 50 क्या ले, नहीं 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 दे दे दे। तब नाउ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस मेरी इसकी कॉस्ट हो गई 50 रुपए की, और मेरे पास 50 रुपए का लॉस भी है। तो अभी इतने सारे शेयर लोगों के रेड में चल रहे हैं। अगर आप उनमें से कुछ और हो सकता है आपने पिछले 2 महीने पहले जून जुलाई में कुछ कैपिटल गेन बुक भी किया, आप चेक कर सकते हो अपनी ऐप में। तो इन दैट केस अगर आप कुछ स्टॉक्स में लॉस बुक कर लोगे, और मैं ये नहीं बोल रहा वो बेचो स्टॉक, आपने 100 शेयर है, आपने 100 शेयर रखने हैं तो 100 शेयर रखो, बस एक बार बेच दो, वापस आता हो आप 100 शेयर उठा लो, सेम ही प्राइस पे बेचो, सेम प्राइस पे उठा लो। तो आपके फीफो के हिसाब से शेयर बिक तो गए एक बार, तो लॉस तो बुक हो गया आपके यहाँ पे, कैपिटल लॉस आ जाएगा उस शेयर में माइनस, कि ये ट्रेड पे मेरा इतना लॉस था। तो आपके ओवरऑल प्रॉफिट में से एलटीसीजी होगा तो एलटीसीजी में से कम कर देगा, एसटीसीजी होगा तो एलटीसीजी एलटीसीजी जो भी उन दोनों में से कम कर देगा। तो अभी नेट टैक्स लायबिलिटी इस साल के लिए कम हो जाएगी। मतलब इस साल एक तो नुकसान और हो रहा है, प्लस टैक्स भी चला गया। फ्यूचर में हो सकता है, देखो फ्यूचर में मान लो 300 रुपए की हो गई बॉटल, फ्यूचर में 300 रुपए की हो गई, तो अभी के केस में क्या होता है कि 100 की बॉटल थी, 300 में बेची, तो 200 रुपए का कैपिटल गेन फ्यूचर में होता। अब मेरा 200 का नहीं होगा फ्यूचर में कैपिटल गेन, 250 का होगा। 250 का तो गेन होगा, क्योंकि 50 का लॉस मुझे आज ही हो गया था, तो नेट तो 200 का ही गेन हुआ है। समझ गए मेरी बात। लेकिन उस नेट लॉस को आज बुक करने के कारण मेरा आज के ईयर में टैक्स बच गया, उस टैक्स के पैसे को मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करी तो इस साल मेरा टैक्स का पैसा चला जाएगा। समझ गए मेरी बात, नहीं तो वो एक तरह से डिफर हो गया, मेरा टैक्स का पैसा फ्यूचर में चला गया। तो ये एक मजेदार कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, मार्च में आप लास्ट वीक में देखोगे ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता है एकदम से, उसका पीछे वन ऑफ द रीजन यही है, बहुत सारे लोग ये माथाफोड़ी करते हैं। ठीक है, टिप 27-28 मार्च ऑफ ईयर इज अ टेक्निकल कट ऑफ फॉर लॉस। ठीक है, ये सुहास भाई ने कुछ जोरदार चीज बताई है। इसका वो क्या पता, वो सेटलमेंट वगैरह कुछ फंडा होता होगा, तो ये समझ लो, देखो इतना इतना मुझे नहीं आता, बट ये कंसेप्ट आपने पकड़ लिया। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल क्लास हो गई है हमारी खत्म। अरे ये क्या लगा है मस्त चीज। ठीक है, बाय द वे ये अब एक इक्तू सा प्लगइन डाल रहा हूँ। ये हमने एक कम्युनिटी बनाई है, इट्स कॉल्ड एआई पावर्ड एंटरप्रेन्योर, एक कम्युनिटी, इसमें 2500 लोग जुड़े हुए हैं। इट्स अ पेड कम्युनिटी, हम फ्री बनाना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट रख दी कि यार फ्री में तो लोग कोई भी हर कोई आ जाएगा और फिर वो नहीं करेगा। तो इसमें 2000 एंटरप्रेन्योर्स हैं, 35 सेक्टर्स अलग अलग हैं, 200 इंट्रोज होते रहते हैं इसमें, मतलब लोग आपस में मिलते रहते हैं, कई लोगों ने क्लाइंट ढूंढ लिए, कई चीजें मस्त करते रहते हैं लोग इसके अंदर। ठीक है, तो इट्स अ कम्युनिटी जिसमें हम वर्कशॉप भी कराते हैं। तो अभी तक हमने इसमें कौन कौन सी वर्कशॉप्स करा दी है, हर महीने 2 वर्कशॉप कराते हैं। तो पिछले महीने हमने वर्कशॉप कराई थी आइडिया टू बिजनेस मॉडल विद अ वेरी वेल नोन वीसी। फिर हमने एक वर्कशॉप कराई थी हाउ टू बिल्ड एआई एजेंट। आजकल पता है एआई एजेंट बना रहे लोग, यार अगर से मुझे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो मैंने एक पूरा टूल बनाया है जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा, उनको एक मैसेज भेजेगा कि आप अपना वीडियो सबमिट करो, उनका वीडियो एनालिसिस करेगा, फिर उनकी रेटिंग देगा, फिर वो फर्दर शॉर्टलिस्ट करके मुझे बता देगा। ये पूरा काम, और बल्क में, मतलब मेरे पास 2000 रिज्यूमे आए हुए, तो ये पूरा काम मैं अपने हिसाब से कस्टम एआई एजेंट से करवा सकता हूँ। जो भी काम आप खुद कर सकते हो डे टू डे रेगुलर, वो एआई एजेंट। तो ये वर्कशॉप कराई इस साल, बहुत इस महीने बहुत मस्त वर्कशॉप कराई थी मार्च में हमने कराई थी D2C रोड मैप। यार आप अगर ऑनलाइन सामान बेचना चाहते हो तो उसका पूरा रोड मैप, वो भी शार्क टैंक के एक फाउंडर थे, उनके साथ हमने शार्क टैंक में पिच किया है, काफी बड़ी कंपनी है, 25 लाख ऑर्डर एवरी ईयर वो प्रोसेस करते हैं, उनके साथ हमने करी। अब अगले अगले महीने एकदम डेमो डे करवा रहे हैं इसमें, जिन्होंने भी अपने स्टार्टअप बना दिया उसका पिचिंग करेंगे वो 2500 लोगों के साथ। सेकंड इसके अंदर हम लोग सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर बी टू बी सास का के ऊपर एक वर्कशॉप कर रहे हैं। सो ऐसी मस्त मस्त चीजें इसमें कराते रहते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो apes.ll.in। ठीक है, यहाँ जाके आपको लंबा सा एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसमें आपको पूरी 2500 लोगों की डायरेक्टरी भी मिलती है, विच इज वेरी पावरफुल। क्या 2500 लोग कौन सी इंडस्ट्री में कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनसे आप वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो। सारी की डायरेक्टरी पब्लिकली उस कम्युनिटी में सबको अवेलेबल रहती है। वर्कशॉप्स, community is the biggest thing, नंबर सेकंड इज वर्कशॉप, एंड नंबर थर्ड इसके अंदर डायरेक्टरी, नंबर फोर्थ हम और भी इसमें चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे डेमो डे वगैरह वगैरह।
ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आए साथ में। बहुत कंप्लेसेंट रहता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर खुद का कुछ बिल्ड करना है लेकिन बिल्ड कर नहीं पाते। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस कम्युनिटी में लोग आए, बहुत सारे लोगों से सीखें, हम भी इनेबल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग लेके आ रहे हैं, और सब अपना अपना धंधा बनाए, और कुछ भी एजेंडा नहीं है, सब अपना अपना धंधा बनाओ बढ़िया। और हमें भी बहुत खुशी होगी। अभी सेकेंड मंथ में जब हमने रिव्यू किया था, लोगों से सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका बिजनेस के लिए यहाँ पे क्लाइंट्स मिल गए, लर्निंग मिल गई, मोटिवेशन मिल गया, सपोर्ट मिल गया, कनेक्शन मिल गया, लोग दोस्त बन रहे हैं, अपनी अपनी सिटीज में मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो इट्स गुड। तो या, सो दैट्स इट। अभी मुझे नहीं पता है दिख भी रहा था या नहीं, ये शायद आपको दिख नहीं रहा था। एनीवेज, तो ये आप इस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मुझे वापस जाना है सेमिनार इस पे, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आगे कुछ और नहीं है ना इसमें, बस डन। अब मुझे नहीं पता इसमें पीपीटी खत्म हो गई क्या ये, आई गेस खत्म हो गई। एक मिनट, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं भी समझता हूँ। जस्ट अ मिनट जनता। हाँ यही है, मेरे ख्याल में इससे आगे मैं चाह के भी नहीं हो पा रहा हूँ। पीपीटी खत्म। पीपीटी खत्म, ठीक है। ठीक है जनता, तो कैसा लगा? आगे आई क्यों मजो? मजो आई क्यों? मजो आई क्यों? मजो आई क्यों? वेरी नाइस इंट्रो एंड क्लास। थैंक यू ऋषभ गुरु जी। वाह वाह। अंगूर खाइए। आप कोई सवाल है तो फटाफट बता दो, 5 मिनट जवाब देंगे। तो अब सवाल मत पूछना। मैं Q&A टैब में सुभाष भाई ने मुझे लगता है सारी सवाल के जवाब दे दिए, एक क्वेश्चन भी नहीं बचा है। तो सुहास भाई और सुफल भाई, 2 जने हैं हमारे साथ, दोनों धुरंधर है, टैक्स के धुरंधर है, इवन लेबर लॉस के भी धुरंधर है, सुफल भाई तो बड़े बढ़िया लंबे लंबे डिटेल जवाब दिए हैं चैट में और यहाँ पे। और भी कोई सवाल है तो Q&A में डाल दो। बाकी क्या मजा आया यार। अच्छा, इसका वो एक रिव्यू वाला है मामला, रिव्यू आएगा इस बार। देखो पहली बार मैंने क्लास लिया, और ये लास्ट कैपिटल गेन की मास्टर क्लास है मेरे ख्याल में, अब फॉर टाइम बीइंग नहीं करेंगे हम। तो या यू आर लाइक लास्ट फ्यू गाइस जिन्होंने क्लास अटेंड करी है, और नोइंगली अननोइंगली मैंने अटेंड की ये क्लास।